अनंत शंकर को दिया गया है। सर, भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है। और ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो विश्व के स्वामी है शंकर, उनमें पर्यावरण के अनंत दर्शन होते हैं। वास्तव में अगर आपको पर्यावरण का स्वरूप देखना है तो भगवान शंकर को आप देख सकते हैं। सांप भी है, गंगा भी है, बाघ भी है, मतलब जैव विविधता के जितने भी स्वरूप आपको नजर आते हैं। उनके बेटे के पास चूहा है, दूसरे बेटे के पास चूहे को गले पे उनके सर्प है जो चूहे को खा जाता है, और फिर सांप को भी खाने वाला उनका जो कार्तिकेय उनका वाहन मयूर है। तो इस प्रकार से और शंकर को इस रूप में अनंत दर्शन, मतलब पर्यावरण का जो अनंत दर्शन होता है वो किसमें होता है? शंकर में होता है। और शंकर क्या है? विश्व के स्वामी है। ठीक है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार है और यह आयुर्वेद और चिकित्सा संस्थान जो है उसके जो अध्यक्ष हैं अनंत शंकर को दिया गया है। ठीक सर, आज एक टेस्ट में था वो प्रोफेसर BR कंबोज को भी मिला है स्वामीनाथन पुरस्कार। 21 वर्ष का मिला है सर। उनको एग्रीकल्चर के लिए मिला है। इसमें 2 फील्ड है, एक एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर। जी मैम। क्या क्या बता रही हैं? एग्रीकल्चर का क्या सर? इसमें ना 2 फील्ड है, एक पर्यावरण संरक्षण के लिए और एक एग्रीकल्चर के लिए। तो सर एग्रीकल्चर के लिए प्रोफेसर BR कंबोज है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हैं ये, और सर अनंत दर्शन शंकर जो आपने बताया अभी वही है। ठीक है। तो कंबोज को भी याद कर सकते हैं, कंबोज से याद कर सकते हैं। क्या होता है कंबोज? अम्बुज होता है, कमल से संबंधित है। चलिए ठीक है, आप लोगों को याद है डीआर कंबोज को मिला है। आपको कुछ काम काज नहीं है तो मेरे लिए ठीक है सर। आज के करंट अफेयर में क्वेश्चन था एग्रीकल्चर का, तो ये हो गया। और एक और दूसरा पुरस्कार इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, वह विश्व हिंदी सम्मान है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान है और ये किसे दिया गया है? उषा ठाकुर को। 12वां विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर को दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जो विश्व हिंदी की उषा है, हिंदी की दशा क्या है? बहुत अच्छी नहीं है। इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं, विश्व हिंदी की उषा चारों ओर खा रही है भूसा। तो इस प्रकार से दिमाग में उषा, और दूसरा एक सकारात्मक तरीका ये भी हो सकता है, उषा माने किरण, उषा माने प्रातः काल भी होता है। तो जो विश्व हिंदी की उषा है उसे सम्मान मिल सकता है। तो इस प्रकार से उषा और भूषा को आप दोनों रूपों में रख सकते हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, कि जब उनको सम्मानित किया जा रहा था उन्होंने कहा कि निराला हिंदी साहित्य की प्रतिमूर्ति है। तो बिल्कुल खड़े हो गए और उन्होंने कहा अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाते हुए कि जो दशा हमारी है, ये सही कह रहे हैं कि मैं हिंदी साहित्य की मूर्ति हूँ। जिस प्रकार से फटा हाल मैं हूँ उसी प्रकार से फटे हाल हिंदी भी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उषा और भूषा से कंपेयर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक है पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, पता है किसी को? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। किसे दिया गया है? इसको इस तरह से बैठा सकते हैं दिमाग में, उत्तर प्रदेश में भी गौरव की ऋतु आ गई है। या इस प्रकार से कर सकते हैं कि गौरव की ऋतु तब आएगी जब आप नवीन रूप में उत्तर देंगे। 2 लोगों को मिला है, एक ऋतु करिधल श्रीवास्तव, आप जानते हैं ऋतु करिधल को, सब जानते होंगे, चंद्रयान मिशन में इनकी अहम भागीदारी थी। और दूसरा नवीन तिवारी है, उद्यमी है। ठीक है। तो इसको आप कैसे मस्तिष्क में बैठाएंगे? उत्तर प्रदेश में गौरव की ऋतु, या ऐसे कर सकते हैं गौरव की ऋतु तब आएगी, आप लोगों के जीवन से संबंधित है, आपके जीवन में गौरव की ऋतु तब आएगी जब नवीन ढंग से उत्तर देंगे। ठीक है। उत्तर देंगे मतलब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश गौरव का मतलब गौरव हो गया, और ऋतु करिधल या तिवारी जी की क्लास लेंगे, नवीन तिवारी को मिला है। ठीक, दिमाग में बैठ गया कि नहीं? उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की 2 हस्तियों, इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव तथा उद्यमी नवीन तिवारी, इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। और चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है,
तो इसलिए निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न बनाया जाएगा तो आप ऐसे 2-3 तरीके उत्तर प्रदेश में गौरव की ऋतु नवीन रूप में आ रही है। आप देख रहे हैं कि नए नए काम हो रहे हैं, 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और दूसरा जो आपको बताया कि आपके जीवन में गौरव की ऋतु तब आएगी जब आप नवीन ढंग से उत्तर देंगे। तिवारी जी की क्लास में नवीन तिवारी है, यहाँ पर कहीं तिवारी में से मतलब नहीं, केवल याद करने की बात है। और एक और है 33वां जीडी बिरला पुरस्कार। यह चूंकि प्रयागराज से जुड़ा हुआ है इसलिए पूछा जा सकता है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के भौतिकी विभाग में कार्यरत प्रोफेसर अदिति सेन को दिया गया है। तो बिरला है तो मतलब ये समझ सकते हैं कि बिरले ही होते हैं, हरिश्चंद्र जैसे लोग बिरले ही होते हैं। किसको मिला है? हरिश्चंद्र संस्थान है, हरिश्चंद्र जैसे लोग बिरले ही होते हैं, ठीक है। या हरिश्चंद्र जैसे सन अदिति सेन है, हरिश्चंद्र जैसे बिरले ही होते हैं, ठीक है। जो अदिति के रूप में, अदिति के रूप में मतलब अदिति का मतलब क्या होता है? अदिति शब्द से ही अदिति किसे कहा जाता है? आप लोग बता सकते हैं कि कोई? सूर्य को, सूर्य को नहीं, सूर्य की अम्मा को कहा जाता है, ठीक है। आदित्य है जो अदिति का पुत्र होगा वह आदित्य होगा, ठीक है। देवताओं की माता दीति थी जिससे दैत्य बना है, और जो दीति नहीं थी, जो दीति के जो पुत्र हुए वो दैत्य हुए, और जो अदिति के पुत्र हुए वो आदित्य हुए। इस रूप में अदिति जो है वो देवताओं की माता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि बिरले ही हरिश्चंद्र जैसे लोग बिरले ही होते हैं जिनकी माँ अदिति होती है, ठीक है। अदिति सेन को मिला है प्रयागराज में जो हरिश्चंद्र संस्थान है। इस प्रकार से जीडी बिरला पुरस्कार है, हरिश्चंद्र शोध संस्थान है, प्रयागराज में है, ठीक है। हमारे यहाँ झूसी में है, तो हम लोग टहलने जाते तो मिलता है, तो उसको मैंने देखा था, सोचा आप सबको मैं बता दूं कि बिल्कुल एक पड़ोस की बात है। और इस प्रकार से सभी लोग हम एक प्रकार से जुड़े हुए हैं अदिति से। और यह आदित्य का रूढ़ होगा, लेकिन जितनी भी देवताओं की माता है आदिति, जैसे कुंती का कौंतेय होता है, राधा का राधेय होता है, वैसे अदिति का पुत्र आदित्य होता है, मगर विशेष रूप से सूर्य के संदर्भ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो 3-4 पुरस्कार हमने सोचा था आपको बताने के लिए, वो ने बताया। एक और है जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है विश्व में, किस देश में किया गया है सर? यूएई में। तो यूएई में कंफ्यूज मत होइए, और स्थान है रॉबिन्स विले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं, अमेरिका जैसे दिमाग में बैठे रहे, तो जब भी कोई अमेरिका की बात होती तो उसको अमेरिका है ना मेरी कर देते थे ना, तो मेरे स्वामी, अमेरिका माने मेरी हो गया ना, मेरे स्वामी का जो मंदिर है वह न्यू जर्सी में बनता है, ठीक है। इस प्रकार से है, इसको मैंने अभी बनाया था, स्वामी की जर्सी में रब मिल गए, रॉबिन्सन विले है, रॉबिन्सन विले जगह है, न्यू जर्सी में है, अमेरिका में है, ठीक है। तो मेरे रब स्वामी की जर्सी में मिल गए। अब यहाँ कैसे है, रब का मतलब क्या हुआ? रॉबिन्सन, ठीक है। और जर्सी तो आप जानते ही है, न्यू जर्सी है, तो अब ये भूलना नहीं चाहिए, न्यू जर्सी में स्वामी मिल गए, ऐसे भी याद कर सकते हैं। न्यू जर्सी आप सबको पता है कि अमेरिका का स्थान है, तो न्यू जर्सी में रब के रूप में स्वामी मिल गए, रॉबिन्सन विले जगह है, ये ध्यान रखना है। रॉबिन्सन, वैसे भी स्वामी का मतलब क्या होता है? रब होता है। हम लोग रब रब बोलते रहते हैं, ढेर सारे गाने में, दर्दी रब रब करती कौन कौन सा है उसमें, किसका गाना है? तो इस प्रकार से दिलेर मेहंदी का है, तो आप दिलेर मेहंदी को रॉबिन्सन विले से याद कर सकते हैं, और न्यू जर्सी में है, ठीक है। तो आप रब रब नहीं रॉबिन्सन करिए, और इसलिए करिए क्योंकि आपके स्वामी का अक्षर मंदिर है, और एक भारत के बाहर जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। और अक्षरधाम का स्वामीनारायण मंदिर और कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। तो ये जो एक और सरस्वती सम्मान कर चुके थे पहले, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? 33वां मलयालम की कवित्री है, उनका नाम है
क्या नाम उनका, प्रभा वर्मा, और रौद्र सात्विकम उनकी रचना है। तो एक को ऐसे याद करेंगे जैसे सरस्वती आएगी मल दूर होगा। मलयालम का मतलब क्या हुआ, मल का मतलब अपवित्रता, गंदगी, ठीक है। सरस्वती जैसे ही आएंगी वैसे ही मल दूर होगा। और फिर क्या होगी, प्रभा का मतलब क्या होता है, प्रकाश होगा। और जो आपके अंदर रौद्र रूप है वह किसमें बदल जाएगा, सत्व में बदल जाएगा। सात्विक गुण होता है ना, 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सरस्वती, ठीक है, सरस्वती विद्या की देवी आती है, विद्या की देवी होती है, जाहिर सी बात है। सरस्वती जैसे ही आएंगी वैसे क्या होगा, मल दूर होगा। मलयालम प्रभा का मतलब प्रकाश है, और प्रकाश आते ही रौद्र रूप दूर होकर के वह किस में बदल जाएगा, सत्व स्वरूप में या सत्व गुण में बदल जाएगा। 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सरस्वती सम्मान है, ठीक है, जिसको दिया गया है, जो मलयालम की कवित्री है, क्या नाम उनका, प्रभा वर्मा नाम है, और पुस्तक का नाम है रौद्र सात्विकम। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? यस सर। ठीक है, आप इसको जैसे किस भाषा के लिए है, तो किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए सरस्वती आती तो मल दूर होता है कि नहीं दूर होता है, जो मलिनता है वह चली जाती है, उसमें निर्मलता आ जाती है। मल और निर्मल 2 शब्द बने हुए हैं ना, तो ज्ञान का मतलब, ज्ञान क्या होता है, हमेशा निर्मल होता है। तो सरस्वती से मल दूर हुआ, मल दूर होगा तो क्या होगा, प्रभा का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। हमने आपसे बताया भी था कि इसी से प्रभाकर शब्द बना है, जो प्रभा को करता है, प्रकाश को लाता है। इसी से भारत बना है, अर्थात प्रकाश, जो इसमें रख रहे, भारत शब्द है। तो ये सारी चीजें पहले इस पर डिस्कस हो चुका था, हमने सोचा आप सबको याद होगा, लेकिन आप लोग भूल गए हैं। तो अब दोबारा मत भूलिएगा, सरस्वती माता को याद करिए, तो आपके अंदर प्रभा आएगी ज्ञान की, और जो मल है वह दूर होगा। थोड़ा बहुत जो गुस्सा है, रौद्र रूप है, रुद्र से बना हुआ है, वह भी दूर होकर के सात्विक में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पुरस्कार थे जिसको मैंने सोचा था आपसे चर्चा करेंगे। अब हम उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें जो वन से संबंधित है उसको, इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अभी हमने जो बताया आपको, रॉबिन्सन विले है, हमको याद हो गया, आप सबको बताते बताते। रॉबिन्सन विले है जो जर्सी में है, ठीक है। तो जर्सी का मतलब क्या हुआ, जर्सी में रब विले, ठीक है। और रब क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, कभी मरते नहीं, अक्षरधाम है। ये ध्यान रखिएगा। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, इसके बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, और ये सांस्कृतिक दृष्टि से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है, इसलिए याद करने योग्य है। दूसरा जो उत्तर प्रदेश का पुरस्कार है, गौरव पुरस्कार, हिंदी उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार है। निश्चित रूप से जो ऋतु कविदल है वह आप जानते हैं कि इसरो की से जुड़ी हुई है, वैज्ञानिक है, और नवीन तिवारी उद्यमी है। इन दोनों को दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिवस पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। तो 24 घंटे जो आपका जान है वह लगा रहना चाहिए उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए, ठीक है। जनवरी का मतलब जान से है, तो ये ठीक हो गया। आप उसके बाद आते हैं वन पर। पहले भी हमने आप सबसे चर्चा की थी कुछ वन के बारे में, तो कुछ चीजें हैं मैं सोचता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई, पता है आप सबको? 1952 में, हाँ 1952 में घोषित की गई है, और इसी वर्ष से वन महोत्सव भी बनाना शुरू किया गया है। तो 52 में आप जोड़ेंगे तो वाह, उसके बाद क्या है, वाह के बाद वन, 52 कैसे बना है? 52 नहीं समझ में आ रहा है? 52 वन ही बने ना, 52 52 इसको वन कहते हैं। तो 1952 और फिर 52, वैसे भी जैसे बेरोजगार होता है, बेरोजगार होता है, तो 52 माने वन सहित, तो 1952 हो गया। इसी साल वन महोत्सव भी शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। जो द्वितीय वन नीति है वो 1998 में घोषित की गई, और जो राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? 88 में, मतलब 10 साल बाद 1998 में घोषित की गई है। तो ये सब आपको पता है। और उसके बाद फिर इसी एक 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। जो आपके डीजी गोल हैं वो पूरी तरह से एक तरह से पर्यावरण से संबंधित है। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, 17 गोल। तो 17वीं रिपोर्ट भी है यहाँ पर, वो जारी की गई है। और इसमें जो सर्वाधिक अति सघन क्षेत्रफल वाला जिला है वनों की दृष्टि से, जो सब 1-2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जो वनाच्छादन है वह कितना है? 9.23% है, ठीक है, 9.23% है। इसको ध्यान में रखना है।
और फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक अतिसघन वाला जिला कौन है और किस प्रकार से है। तो सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र वाला जिला लखीमपुर खीरी है। मतलब इतना सघन है कि लखने में नहीं आ रहा है। लखीमपुर कि पुर लखने में नहीं आ रहा है, वन ही वन है, पुर में वन ही वन है, कुछ भी वन के अलावा लखने में नहीं आ रहा, देखने में नहीं आ रहा है। ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं। दूसरा जो है सर्वाधिक, हम पहले ही आपको बताए थे कि सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले हैं। 1% वाले बताया था मैंने, याद है किसी को? नहीं याद आ रहा है। सोना सोनाभद्र, सोना चांदी कूट के पीतल बना दिया गया। सोना है, चंदौली है, कूट है और पीलीभीत है। ठीक है, सोना चांदी को कूट कर पीतल बना दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सोना चांदी का चित्र पीतल के रूप में, वनों का चित्र ऐसे दिमाग बना सकते हैं। हमको तो ये लगता है सोना चांदी कूट करके पीतल बना दिया गया है इस प्रकार से, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद सबसे कम कौन सा है? भदोही है। सोनभद्र को देखेंगे तो सोन और फिर क्या कैसे बना है? भद्र। भद्र में से रानी क्या हो जाएगा? भदोही, भद्र, सोनभद्र। ठीक है, तो सोनभद्र सबसे ऊपर है और भदोही क्या है? सबसे नीचे है। तो समझिए कि जो सबसे ऊपर है उसी में सबसे निचला हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? सोनभद्र है तो सोनभद्र में भद है, सोनभद्र कर दीजिए, भद्र मत बोलिए, सोनभद्र। भदोही सबसे नीचे है। उसके बाद फिर जो और जिले हैं वह है मैनपुरी, देवरिया और बदायूं। ठीक है, सबसे कम वाले क्षेत्र के हैं। तो मैनपुरी मतलब मैन ही मैन है, वन नहीं है। उसके बाद देवरिया देवर है, मैन है, देवर है और बंदे हैं, लेकिन वन कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बंदे, बदायूं ये नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर सबसे कम प्रतिशत वाले वन है। प्रतिशत ध्यान में रखिएगा, सबसे कम प्रतिशत वाले, सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर प्रतिशत पूछा जाता है, सोना चांदी, चित्रकूट और पीलीभीत ये प्रतिशत वाले हैं। सबसे कम प्रतिशत वाले तो सोनभद्र, भद्र से आपको बता दिया गया भदोही है। उसके बाद फिर क्या है? भदोही के बाद मैन ही सब की ऐसी तैसी कर रहा है। सबका भद्रा कौन उतार रहा है? मैन उतार रहा है। ठीक है, तो भदोही हो गया। भदोही के बाद मैनपुरी, मैन की पुरी है, मन की पुरी गायब हो चुकी है। उसके बाद फिर मौजाई है, देवर को बुला लिए, देवरिया है, फिर उनके बंदे हैं। ठीक है, लेकिन वन नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क इसको बैठा सकते हैं। ठीक है, हमने चर्चा की सर्वाधिक प्रतिशत वाले वनों में तो सोनभद्र, उसके बाद फिर चंदौली चांदी हो गया, चित्रकूट हो गया और पीलीभीत से पीतल हो गया। और सबसे कम वाले में सोनभद्र में ही है, भदोही हो गया। उसके बाद फिर मैन है, मैनपुरी है, मैनपुरी के बाद देवर है, देवर के बाद उनके बंदे हैं। ठीक है, देवरिया। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, मैन है, देवता है, बंदे हैं, लेकिन बन नहीं है। मैनपुरी हो गया, देवरिया से देव भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि देवर ही बनाए, लेकिन हमको देवरिया मुझे देवर ज्यादा सही लगता है। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्षेत्रफल में सोनभद्र है, सोनभद्र क्षेत्रफल में भी है, परसेंटेज में सब ज्यादा है। सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है, मिर्जापुर है और पीलीभीत है। इसको वह सोने के क्षेत्र को लखो। ठीक है, मिर्जा पीला ही दिखाई देगा। ठीक है, सोने के क्षेत्र को लखो, लखो लखो लखीमपुर हो गया। मिर्जा किसी को कहते हैं मिर्जा गालिब बोल सकते हैं, मिर्जा गालिब पीला ही दिखाई देगा, पीलीभीत। ठीक है, तो ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं, वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले हैं। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले भदोही दोनों में, जैसे सोनभद्र आप दोनों में याद कर सकते हैं। यहाँ भी भदोही है तो आपको भूलना नहीं चाहिए, सोनभद्र भदोही है। उसके बाद मऊ है, ठीक है, मैनपुरी है और संत कबीर नगर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। भदोही है, उसके बाद मऊ और फिर मैनपुरी है, संत कबीर नगर है। तो ये चीज हमने सोचा था कि आप सबको बताएंगे। और फिर क्या था, एक और था जो पहला वनग्राम खोला गया है। पहला वनग्राम सोनभद्र में ही बनाया गया है और उसका नाम है बेलहत्थी गांव। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सोने की बेल ग्रामीण के हाथ में लग गई। ठीक है, पहला वन ग्राम है। ठीक है, सोने के बेल का वन ग्रामीण के हाथ में लग गया। देखिए बेलहत्थी है, बेलहत्थी क्या हुआ? बेल आप लोग गर्मी में पीते हो, खाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से। और
आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सोनभद्र जिले में ही बेलहट्टी गांव है जिसे वन ग्राम के रूप में, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम है जिसको इस रूप में विकसित किया गया है। सोने के बैल का वन ग्रामीण के हाथ लग गया। ठीक है, ये चीज हो गई। एक और है ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, ये पूछा जाता है। कब शुरू किया गया है? 7 नवंबर 2015 को। बस। और तितली पार्क भी पूछा गया 1-2 बार। तितली पार्क कहाँ है, कोई बता सकता है? सर बनेरघट्टा है क्या? बनेरघट्टा में सर। कहाँ है बनेरघट्टा? कर्नाटक में है सर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में लखनऊ में है सर। ठीक है, तो इसको ऐसे बात करिए, लखन के कान के पार्क से तितली उड़ गई। लखन माने लखनऊ हो गया, कान माने कानपुर हो गया, पार्क तो ठीक है, तितली पार्क यहीं पर स्थापित किया गया है। ठीक है, कर्नाटक में तितलियां तो आई, तो ये आप इसको इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हो। जो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है 2023 में प्रदेश का, वो किसको घोषित किया गया है? ठीक है। और जैव विविधता विरासत स्थल ये कुकरेल में है। ठीक है, कुकरेल स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में जैव विविधता विरासत स्थल खोला गया, मतलब घोषित किया गया है। तो अब ये देखिए, कुकरेल जो भारत नहीं पूरे विश्व का जो साथी रहता है, मानव का साथी सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहला पालतू पशु कौन था मानव का? कुत्ता तक कुकुर हो गया, सबसे बड़ी विरासत का पानी कुकरेल है। ठीक है, और उसके बाद फिर मगरमच्छ को भी आप दिमाग में रख सकते हैं, घड़ियाल। तो एक स्थल का हो गया, दूसरा जल का हो गया, बराह का, और गज, और उसकी कहानी आप जानते हैं कि पकड़ लिया था भगवान ने, जो गज को पकड़ लिया गया था बराह के द्वारा नहीं, किसके द्वारा पकड़ा गया था? मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा गया था घड़ियाल। हाँ, ग्राह। तो ये आप इसको इस तरह से याद करिए, कुकरेल में है। ठीक है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है और इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। मुझे लगता नहीं कुकरेल आप लोग कभी भूलेगा, कुकुर से बिल्कुल याद रखेंगे। और सोचिए कि इसको नकारात्मक संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मानव का सबसे सच्चा साथी यही रहा है। जब युधिष्ठिर जा रहे थे तो अपने साथ में जब वो उनके सारे भाई गल गए थे, लेकिन अपने साथ में कुत्ते को उन्होंने नहीं छोड़ा था। सारे भाइयों को छोड़ दिया, लेकिन उसको नहीं छोड़ा था। इस प्रकार से विरासत की कहानियों में शामिल है। ठीक है, भैरव बाबा का हमको लगता है सवारी भी है, जो बनारस के होंगे। भागीरथी बताइए, भैरव बाबा की सवारी कौन है? सर कुत्ता ही है। कुकरेल ही है। कुत्ता ही है सर, दर्शन भी कराए हैं। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जैव विविधता विरासत है। जैव विविधता इसलिए है क्योंकि एक स्थल का है कुकर, और दूसरा घड़ियाल जो है इसका है। तो इस प्रकार से बैठा सकते हैं। एक और, चूंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है, काले हिरण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? सर ये प्रयागराज में सर बनाया जा रहा है, प्रयागराज में। हाँ बताइए, बोलिए। चांद खबरिया हमारा गांव वहीं पर है। कौन सा? चांद खबरिया सर, मेजा में। देखिए, मेजा पर 2 जगह है, अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र है और मेजा कुराव का क्षेत्र है। ठीक है, काले हिरण के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अली माने गली हमने बना दिया है, गली के गढ़ में काली हिरण गाभिन हो गई। आप जानते हैं गर्भ का जो तर्व होता है वो क्या होता है? गाभिन होता है ना। गर्भित होना मतलब होता है गाभिन होना। तो इस प्रकार से गली के गढ़ में, गलीगढ़ माने हो गया गवाना क्षेत्र है अलीगढ़ का, और प्रयागराज का मेजा कुराव क्षेत्र है। तो गली के गढ़ में काली हिरण मेजा में गाभिन हो गई। तो इस प्रकार से दोनों आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ठीक,
तो बस इन्हीं ये जो मुख्य कुछ तथ्य थे, इसके साथ हम विदा लेते हैं। कल पर्यावरण पर एक बार हम जो पर्यावरण से संबंधित नियम थे, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे आप सबसे। अगर आपको लगता है कि नहीं उसको फिर से दोहरा दिया जाना चाहिए, तो कल हम इस पर कक्षा ले लेंगे, या मैं सोच रहा हूँ जो खनिज है उत्तर प्रदेश के, उस पर चर्चा कर ली जाए। बताइए सर खनिज पर पहले सर खनिज पे। खनिज पे ले लीजिए, खनिज पे। दोनों करवा दीजिए, दोनों करवा दीजिए। चलिए मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये उपादेय रही कक्षा की नहीं रही? सर बहुत ज्यादा, जो यूपी का सर छूटा हुआ था हम लोगों को काफी क्लियर हो गया है। नहीं डेली आया करिए सर, डेली सर, मैं 20 दिन का टाइम बचा है। जी मैं कोशिश करूंगा। अब इस बीच तमाम इस प्रकार की व्यस्तताएं थी ढेर सारी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं आऊं और आप सब उत्तर प्रदेश की गौरव बने, जो हमारी बहनें हैं रितु बने, और जो भाई हैं वो नवीन बने। ठीक है, रितु करिदल और आप सब नवीन तिवारी हो। यहाँ पर तिवारी और मिश्रा से मतलब नहीं है, मेरे लिए सभी वही हैं जो होमोसेपियंस से संबंधित है। तो जो हमारे मूल कर्तव्यों में साइंटिफिक टेम्परामेंट का भाव है, उसको आप सब धारण करें। ठीक है, ओके, विदा लेते हैं। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते सर प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर। तो सर प्रणाम सर। तो चलिए, सभी तक मेरी आवाज जा रही है? तो तुरंत हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। और पेज नंबर 114 जो कि आर्थिक घटनाक्रम से छोड़ा गया था बीच में, उसे पहुंच जाइए तुरंत। चलिए पेज नंबर 114 पे पहुंच गए आप लोग, तो हम शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं और किसके द्वारा जारी की जाती हैं, बस ये देखना उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। 3 चीजें आपको देखनी है, और किसी किसी रिपोर्ट में देखना है कि वैश्विक जो विकास दर है वो कितनी है और भारत की विकास दर कितनी है। ठीक है, देखिए पहले एक रिपोर्ट सबसे पहले जो दी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, सितंबर 2024 रिपोर्ट। ठीक, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहले याद बनेगा, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। देवव्रत सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर पेज नंबर कौन सा है? सर पेज नंबर 114। चलिए ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है। और इसके अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो 6.9% है 2024 में, यानी 2024 में, और 2025 में है 6.6% है। बस इसके बाद इसको छोड़िए और नीचे आ जाइए। ठीक है, यानी इसमें भारत की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है कितनी है? 6.9 है 2024 में, और फिर 2025 में कितना है? 6.6 है। अगर वर्ल्ड की आपको देखनी है तो वर्ल्ड का एक देख सकते हैं, 2022 में 3.1 थी, लगातार जो है स्थिर बनी हुई है। 2023, 2024, 2025 में लगातार स्थिर बनी है 2.7, 2.7, 2.7। अगर ध्यान देना है तो देख लीजिए, अन्यथा पूछने की संभावना बहुत कम है, 2.7। ठीक है, आ जाइए नीचे, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इसका शीर्षक क्या है? इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जितना बोल रहे हैं उसको तुरंत मार्क कीजिएगा, उसके अलावा सारी चीजों को अवॉइड करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और यह इसका शीर्षक क्या था? इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक, इसके अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2023-2024 में, यानी 2023 और 24 में जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 अनुमानित की गई है। ठीक है, 8.2 रहेगी। ठीक, बस इतना, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाए। क्लियर है सबका यहाँ तक? जी सर। कोई मतलब ऐसा तो नहीं है बहुत तेज चल रहे हैं हम, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा? बता दीजिएगा तुरंत। एकदम सही चल रहा है सर। ठीक है, और भी लोग सर रुक जाइए, सौरभ सर आप, ठीक है, और भी लोगों का फीडबैक। ठीक है, चलिए फिर, क्योंकि इसको इसमें बहुत सारा डेटा याद करने के चक्कर में होगा कि हम मूल चीज भूल जाएंगे। ठीक है, तो सबका भूलेगा, हम मेन चीज याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
बिजनेस रेडी रिपोर्ट, बिजनेस रेडी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नंबर 1 प्रश्न बनेगा। बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है उसके स्थान पे बिजनेस रेडी रिपोर्ट आई है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद करने के बाद वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो बी रेडी अर्थात बिजनेस रेडी रिपोर्ट। बिजनेस रेडी ना देके बी रेडी भी दे दे तो भी याद रखना वर्ल्ड बैंक। कौन है? वर्ल्ड बैंक है। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा बिजनेस रेडी रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें 3 जो पायलट रिपोर्ट होंगी वो एक 2024 में आएगी, 2026 में जारी की जाएगी, अलग-अलग तरीके से। ठीक है? बिजनेस रेडी रिपोर्ट जो है 10 विषयों पर आधारित है। इसके अलावा कुछ भी पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं है इसमें। बिजनेस रेडी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पे। ठीक है? बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, आगे बढ़ जाइए। अल्जीरिया जिसकी राजधानी क्या है? कौन बताएगा? अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी हैंड रेज़ कीजिए जल्दी से। नितिन बताओ। अल्जीरियस। अल्जीयर्स। ठीक है? अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीयर्स है और न्यू डेवलपमेंट बैंक का यानी एनडीबी का 9वां सदस्य बन गया है। एनडीबी क्या है? जो एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया था 2015 में। एनडीबी ब्रिक्स देशों का बैंक है। सबसे पहला प्रश्न बनेगा ब्रिक्स देशों का बैंक का क्या नाम है? एनडीबी है। वैसे एशियाई देशों का जो बैंक समूह है उसका क्या नाम रखा गया है? नितिन बताओ। एडीबी भी है एशियन डेवलपमेंट और एक एआईआईबी भी है। 1967 मनीला। 1967 नहीं है सर। बीजिंग उसका मुख्यालय है, ये चीन वाला है, उसका शंघाई कॉर्पोरेशन। हाँ, एससीओ का जो बैंक है, एससीओ का जो बैंक है उसका नाम है एआईआईबी। ठीक है? एआईआईबी है। ठीक? एससीओ का बैंक है, लिखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका मुख्यालय है बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में है। ठीक है? तो एआईआईबी किसका बैंक है? एससीओ का बैंक है और एनडीबी किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। एनडीबी किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है? और अभी कुछ और। हाँ, एडीबी किसी ने 1976 बोला था। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है। ठीक है? किसी ने 76 बोल दिया था। मुझे भी तुरंत उसको बोले जा रहा था लेकिन आप लोग बोलने लगे थे तो मुझे भी उधर चले गए, अभी तुरंत याद आ गया। ठीक है? जिसने भी बोला सरिया मैम आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1966 है, मनीला में है। ठीक है? चलिए, तो एनडीबी का 9वां सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 सदस्य पहले कौन-कौन से थे? इससे पहले 8 सदस्य कौन-कौन से थे? ब्रिक्स के आप 5 याद रखेंगे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स याद रहेगा। उसके आगे जोड़ दीजिए बूमा, BUMA। बूम बूम पढ़ते हैं ना, बूम बूम करते हैं, उसे बना लीजिए बूमा, BUMA। ब्रिक्स बूमा ये 9 सदस्य हो जाएंगे, 9 सदस्य हो जाएंगे एनडीबी के। समझ में आ रहा है कोड? ब्रिक्स बूमा, BUMA, ब्रिक्स बूमा। अब डिफाइन कर दें। बी से बांग्लादेश है, जो बूमा लिखा जा रहा है बी से बांग्लादेश है। ठीक है? क्लियर है? बी से बांग्लादेश। यू से है यूएई। यू से क्या है? यूएई। यू से क्या है? यूएई है। ठीक है? यू से कौन सा देश है? यूएई है। और एम से है मिस्र। एम से कौन है? मिस्र। और ए से क्या है? अल्जीरिया। ए से क्या हो गया? अल्जीरिया। ए से क्या हो गया? अल्जीरिया। क्लियर है? बूमा, ब्रिक्स बूमा। एनडीबी में कौन कौन सदस्य हैं? ब्रिक्स बूमा है। ठीक? एनडीबी में कौन कौन सदस्य है? ब्रिक्स बूमा। क्लियर है सभी का? हैंड रेज कर दीजिए। जी मैम, पूछना है क्या आपको? छुड़िए कुछ। चलिए ठीक है फिर। यस सर, एक चीज पूछनी थी। जी मैम बोलिए। सर इसमें जो ब्रिक्स बूमा लिखा हुआ है तो बांग्लादेश तो है नहीं उसका मेंबर ब्रिक्स का? बांग्लादेश में ब्रिक्स का मेंबर से नहीं मतलब है, यहाँ पे एनडीबी का मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं। एनडीबी की बात हो रही है। बाहर के भी मेंबर हो सकते हैं। हाँ, बैंक में कोई सदस्य हो सकता है। ब्रिक्स के मेंबर अभी जो बांग्लादेश में वो नहीं बना है। ठीक है? हमने बोला कि ब्रिक्स देशों का नाम याद रहेगा आपको, इसलिए ब्रिक्स का नहीं बोल रहे हैं। बूमा आगे जोड़ना है, 9 सदस्य जो है। ठीक? क्लियर है सभी को? अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसको लेके कि ब्रिक्स सर बोल रहे हैं ब्रिक्स सदस्य, तो ऐसा नहीं है। ब्रिक्स के सभी सदस्य इसके सदस्य नहीं अभी बने हैं। एनडीबी का अलग-अलग सदस्य हो सकते हैं। ठीक है? तो ब्रिक्स के जो सदस्य है वो तो इसमें है ही, यानी ब्रिक्स BRICS में। उसके साथ बूमा आप जोड़ लीजिए। उसके बांग्लादेश हो गया, यूएई हो गया, उसके बाद फिर हो गया मिस्र और फिर क्या हो गया? अल्जीरिया। ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर सर शंघाई में है।
एनडीबी का सर, ये अलग है इसका सर बता सुनिए, इसी ब्रिक्स का जो है देखिए, AIIB का जो है बीजिंग में है, एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है, ठीक। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई में है, ठीक है। चलिए क्लियर है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। आगे बढ़ जाए, चलिए पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। जी मैम, मैम बोलिए बोलिए। सर AIIB की कब हुई थी? AIIB की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी बीजिंग में। 16 में, हाँ। 2013 सर, 2013 2013 हाँ 2013 है सर। 16 भी दिया हुआ है। नहीं मैम 13 है। एक बार चलिए हम क्लियर कर देंगे। एक्चुअली ठीक है मैम, छोड़ दीजिए। रिसेंट वाली में 16 दिया हुआ है। मैम छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, क्लियर कर सर लूंगा। ऑपरेशन उसने स्टार्ट किया था 2016। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 2016 में, स्थापना 2013 ही है। ठीक है सर, देख लेंगे एक बार। चलिए 2013 होगा तो 2013 कर लीजिए। मैं एक बार देखूंगा जरूर से, क्योंकि मैं 2016 ही मुझे अगर याद है तो हो सकता है ऑपरेशन वाला ही मुझे भी याद हो। ठीक है, चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। कब हुई थी? 6 जून 1997, 6 जून 1997 को। कब हुई थी? 6 जून 1997 को बिस्ट के नाम से, सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। बिस्ट के नाम से हुई थी। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, जिसे हम बिस्ट के नाम से जानते थे। दिसंबर में इसमें शामिल होता है म्यांमार, तब बन जाता है बिम्स्ट। क्या बन जाता है? बिम्स्ट। बाद में इसमें भूटान और नेपाल शामिल होते हैं। इसके बाद इसका नाम रखा जाता है बिम्स्टेक। क्या रखा जाता है? बिम्स्टेक। ठीक है, भूटान और नेपाल 2004 में शामिल होते हैं। इसका नाम रखा जाता है बिम्स्टेक, जिसको हम फिर जो नया नाम है इसको, जो 2004 से इसका जो नया नाम है जो वर्तमान में चल रहा है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसकी जो पहली बैठक है बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की जो पहली बैठक है, नई दिल्ली में हुई है। बस इतना देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। हिस्ट्री आपको पूरी बता दी गई है, हिस्ट्री पूरी बता दिया है, इसके अलावा आगे कुछ नहीं देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। एशियन डेवलपमेंट, एशिया के डेवलपमेंट का आकलन कौन करेगा? एडीबी करेगा। कौन करेगा? एडीबी करेगा। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया? एडीबी के द्वारा जारी किया गया। और इसके जो शीर्षक है, इसका नाम है स्टीडी ग्रोथ स्लोइंग इन्फ्लेशन। स्टीडी ग्रोथ स्लोइंग इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्टीडी ग्रोथ स्लोइंग इन्फ्लेशन नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? एडीबी के द्वारा जारी की गई है। एडीबी जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। कहां पर? मनीला में। एडीबी जिसकी स्थापना कब हुई थी? जी सोम सर, कुछ बोलना है क्या आपको? सर पेज नंबर बता दीजिए सर। पेज नंबर 114। चलिए, तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीबी के द्वारा जारी किया गया है और इसकी जो शीर्षक है स्टीडी ग्रोथ स्लोइंग इन्फ्लेशन। प्रश्न ये बन सकता है कि स्टीडी ग्रोथ एंड स्लोइंग इन्फ्लेशन नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? एडीबी के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे आइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अद्यतन जो है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है जुलाई 2024 में जारी किया गया। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ के द्वारा है। और इसका शीर्षक क्या है? द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पॉट। द ग्लोबल इकोनॉमी इन ए स्टिकी स्पॉट। ठीक है, द ग्लोबल इकोनॉमी इन ए स्टिकी स्पॉट, जो शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है? आईएमएफ के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है। इसे आप लोग देखिए, जो रिपोर्ट का शीर्षक है वो याद रखिए, कौन जारी कर रहा है इसे ध्यान देना है। ठीक है, तो द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पॉट, द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पॉट शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों जुड़वा बहनें कही जाती हैं, जो ब्रिटेन वुड शिखर सम्मेलन से स्थापित की गई थी। ठीक है, आईएमएफ जो है लोन देता है किसके लिए? भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए। किसके लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए देता है। एसडीआर मुद्रा आईएमएफ के द्वारा जारी की गई मुद्रा है। ठीक है, एसडीआर मुद्रा आईएमएफ के द्वारा जारी की गई मुद्रा है, इसे ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है,
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? 11 जुलाई को। आप जानते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के दिन यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट नामक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि 50 से 60 वर्ष, ठीक है, 50 या 60 वर्ष में विश्व की जो आयु है, विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि है, वो अगर इसी दर से जारी रही तो 2080 तक, यानी 2080 के दशक में आने तक पूरे विश्व की जो आयु है आबादी वो 10.3 बिलियन पहुंच जाएगी। 10.3 बिलियन लोग हो जाएंगे पूरे विश्व में 2080 तक, ठीक है, जो कि 2024 में 8.2 बिलियन है। 2024 में कितनी है? 8.2 बिलियन है, इसे याद रखना है। प्रश्न ये बन सकता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है यूएनजीए जो है, सॉरी यूएनएफपीए जो है पॉपुलेशन एस्पेक्ट है, उसके द्वारा जो आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं उसी के आधार पर ये जारी किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक। इसमें 2080 तक माना गया है कि 10.3 बिलियन लोग हो जाएंगे, जबकि 2024 में कितने हैं? 8.2 हैं। 2024 में कितने? 8.2 हैं, ठीक। 2070 तक बता रहे हैं कि 2070 के दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या जो है 2.2 बिलियन हो जाएगी। यानी 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2.2 बिलियन होगी, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अधिक हो जाएगी, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अधिक हो जाएगी, ठीक। क्लियर है यहाँ पे? 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे अधिक हो जाएगी। यानी वृद्धों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, बच्चों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। वृद्धों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और बच्चों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक बार हैंड रेज़ कीजिए अगर क्लियर है तो, नहीं तो कुछ ना समझ में तो बता दें फिर से। ऐसा कोई है और जितने लोग अभी मतलब 55-60 लोग हैं मतलब कोई ऐसा है जिनको ना समझ में आया हो? फिर से अगर कुछ पूछना तो बता दें। क्लियर है? जितना बोलते जा रहे हैं बस उसी को मार्क करना है, उसके अलावा पढ़ने का अगर मन करे, टाइम है आपके पास, पढ़ लीजिए, लेकिन रटने की चीजें यही हैं, जो चीज रटनी है, ठीक है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जो है 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? कौरसेरा संस्थान के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है? कौरसेरा संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। ये छठा संस्करण है। कैसा संस्करण है? छठा संस्करण है। कैसा संस्करण है? छठा संस्करण है और 109 देशों को इसमें शामिल किया गया। कितने? 109। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 109 है, धन विधेयक को पारित करने से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है उसकी बात करता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 105 क्या कहता है? कौन बताएगा? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 जी वंशिता मैम बताइए आप। प्रिविलेजेस। हाँ, प्रिविलेजेस है किसके लिए? सांसदों के लिए। किसके लिए? सांसदों के लिए, ठीक है। सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है, सांसदों के विशेषाधिकार से। लेकिन राज्यों में जो यही विशेषाधिकार है विधायकों के लिए, वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? कौन बताएगा? राज्यों में जो विधायक हैं चाहे वो विधान परिषद से संबंधित हो या फिर विधान सभा से, उनको ये विशेषाधिकार किसे दिया गया? प्रिंस सर आप बताइए, किस अनुच्छेद के तहत? 194। वेरी गुड, 194, ठीक है। यानी वो प्रिविलेजेस किसके द्वारा है? 194 के तहत है, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 109, तो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में 109 देशों को शामिल किया गया, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 87 है। कितनी है? 87, 87 है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 87 है। वैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न बन जाए तो कौन बता सकता है कि अनुच्छेद 87 यानी आर्टिकल 87, आर्टिकल नंबर 87 किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या चीज बताता है आर्टिकल 87? जी रुचि मैम बताइए आप। सर राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है विशेष वाला है। जी, राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है उनसे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 87 राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है उसको बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग है स्किल्स में 87 है 109 कंट्रीज में, और नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड और अंतिम पे कौन है? सूडान। अंतिम पे कौन है? सूडान। आपको कोड याद रखना है, स्वीट सोडा 87/109। स्वीट सोडा, सोडा सब लोग पीते हैं, सोडा सब लोग पीते ही होंगे, ठीक है। तो स्वीट सोडा बना लीजिए, स्वीट सोडा 87/109, 87/109। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़े। स्वीट सोडा, सोडा सोडा मतलब सूडान, ठीक है। सोडा मतलब क्या हो जाएगा? सूडान है, ठीक है। सोडा मतलब सूडान।
और स्वीट मतलब स्विट्जरलैंड, स्वीट मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्वीट मतलब स्विट्जरलैंड, सूडा मतलब सूडान। 190 नंबर पे, ठीक। 87 नंबर पे है इंडिया, 87 नंबर पे इंडिया है, 87 नंबर पे कौन है, इंडिया है। अब देखिए इसमें इसी रिपोर्ट में इसकी स्टेट स्किल्स रैंकिंग जारी की गई, इसमें क्या है, पंजाब, चंडीगढ़, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अब इसको कोड अगर बनाना हो तो पंच बह गया हिमाचल में, पंच बह गया हिमाचल में स्किल्स खोजने के चक्कर में, पंच बह गया हिमाचल में, पंच बह गया हिमाचल में स्किल्स खोजने के चक्कर में। हम सभी पंच हैं और जान ही रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो, किस तरह से हम लोग आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा की दीवार है उसे ध्वस्त करें ना। तो हम लोग गोता लगा रहे हैं और पंच बह गया हिमाचल में, ठीक है, क्लियर है। पस हो जाएगा पंजाब, चस हो जाएगा चंडीगढ़, बस हो जाएगा बंगाल, हस हो जाएगा हरियाणा, गया छोड़ दीजिएगा और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा हिमाचल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी का कोड छूटा तो नहीं। क्या बोले सरपंच बह गया हिमाचल में? हाँ, हिमाचल में स्किल्स खोजने के चक्कर में, पंच बह गया हिमाचल में स्किल्स खोजने के चक्कर में, ठीक। और उसके बाद देखिए यूपी की रैंकिंग कितनी है, 13वीं है, तो पंच बह गया हिमाचल में, ठीक, स्किल्स खोजने के चक्कर में 13, स्किल्स खोजने के चक्कर में 13, 13 मतलब हो जाएगा यूपी, ठीक है, 13 यूपी, यूपी की रैंकिंग कितनी है, 13 है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक प्रेशर पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वैश्विक प्रेशर यानी वर्ल्ड जो रेमिटेंस है उसे संबंधित एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 जो एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक, इसका जो शीर्षक है क्या है, रेमिटेंस स्लोड, रेमिटेंस slowed in 2023, expected to grow faster in 2024. Remittance slowed in 2023, expected to grow faster in 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इसके माध्यम से बताया गया कि जो सर्वाधिक धन प्रेषण है वो किस देश में आ रहा है, भारत में। कहाँ आ रहा है, भारत में। आपको सभी पहले से बताया गया, रेमिटेंस की प्राप्ति सर्वाधिक किस देश में रही है, भार में चीन फिसला, कोड पहले से बताया गया है, भार में चीन फिसला, ठीक है। यहाँ हम उससे ज्यादा थोड़ा सा अधिक पढ़ेंगे, इसमें अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह को देखना है, किसको देखना है, अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह, सॉरी इसमें नहीं है, वो न्यूज वाले में है, ठीक है। तो 2023 में सर्वाधिक जो धन प्राप्त करता देश है, भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान है। भार में चीन फिसला, पाकिस्तान गया, बना सकते हैं कोड, भार में चीन फिसला, पाकिस्तान गया, क्लियर है सभी का। सर एक बार दोबारा बता दीजिए वाला। भार में चीन फिसला, भार में चीन फिसला, पाकिस्तान गया, रेमिटेंस खोजने, ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए जो धन की प्राप्ति हो रही है, धन भेजा जा रहा है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण माध्यम है वो बैंक, किसके माध्यम से भेजा रहा है, बैंक, बैंक के बाद दूसरे माध्यम पर है डाकघर, दूसरे माध्यम में कौन है, डाकघर है। तीसरे नंबर पर है मनी ट्रांसफर ऑपरेटर, तीसरे नंबर पर कौन है, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर है। और चौथे नंबर पर मोबाइल ऑपरेटर है, चौथे नंबर पर कौन है, मोबाइल ऑपरेटर है, ठीक, क्लियर है। ये देखिएगा बैंक सर्वाधिक जो धन का प्रेषण है किसके माध्यम से होता है, बैंकों के माध्यम से होता है। हम में से कई सदस्य होंगे जिनके घर के सदस्य जो हैं विदेशों में काम कर रहे होंगे और वो धन के जो प्रेषण करते हैं वो बैंकों के माध्यम से ही करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, बैंकों के माध्यम से करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डाकघर के माध्यम से करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डाक महंगाई के बारे में बता रहा है, क्या सर, के बारे में बता रहा है, किस चीज का, सबसे महंगा माध्यम रहा बैंक, उसके बाद डाकघर, उसके बाद मनी ट्रांसफर ऑपरेटर, उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर। अच्छा सॉरी,
तो महंगा तो इससे भी जोड़ सकते हैं ना, महंगा भी है ना, इसी के माध्यम से आता है। 12% आ रहा है, ठीक है। औसत लागत 12% है। अच्छा ये भी ठीक है, सॉरी गलत ध्यान दे दिया मैं। सबसे जो माध्यम जो है, सबसे महंगा माध्यम क्या है? बैंक है। बैंक जो है ट्रांजेक्शन शुल्क लेता है अपना, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन शुल्क है उसको लेता है। और डाकघर जो है 7.7% है, मनी ऑपरेटर जो है वो 5.5% है, और मोबाइल ऑपरेटर जो है 4.4% है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो है बैंकों के सॉरी आजकल जो है दुकानों के माध्यम से जो हम लोग जाके आधार कार्ड से या फिर किसी माध्यम से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, एटीएम, छोटे जो मिनी एटीएम है उसके माध्यम से, तो 1% जो है, जो आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं लोकल दुकानदार जो है वो 1% लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बैंक जो है 12% लगभग ले रहा है, औसत लागत 12% है, और जो डाकघर है वो 7.7% है, ठीक। तो ये पूछने की संभावना कम है, क्योंकि अब अगर इससे है महंगाई से संबंधित है तो इसका संभावना कम है, ठीक है। बस वो याद रखना, बाहर में चीन फिसला, पाकिस्तान गया रेमिटेंस खोजने। आ जाइए वर्ल्ड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है अंकटाड के द्वारा जारी किया, किसके द्वारा जारी किया गया? अंकटाड के द्वारा जारी किया गया। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसी का नाम बदल के अंटाड कर दिया गया। इसी का नाम किया गया ना, अंटाड। यस सर। ठीक है, अंटाड कर दिया गया है। अब ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, अमित सर आपको पेज नंबर 118 पे आ जाना है, जल्दी से पहुंच जाइए। चलिए, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाद के द्वारा जारी किया गया। इसमें अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह से संबंधित आंकड़े होते हैं। अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह, अंतर प्रवाह मतलब एक देश में एक कंपनी से निकाल के दूसरी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट कर देना, और बहिर्प्रवाह का मतलब है ये क्या होगा, एक देश की कंपनी से निकाल के दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक। तो देखिए, इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है यानी केंद्रीय विषय क्या है, वो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। अंकटाड की जो रिपोर्ट है यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, उसकी जो शीर्षक है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट इसका शीर्षक है। और ऐसा बता रही है रिपोर्ट कि 2023 में 2022 की तुलना में 2% की कमी दर्ज की गई है। यानी जो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यानी वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2% की कमी दर्ज की गई है, अर्थात लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर कम हो गया, ठीक है। इसके बाद एफडीआई का जो बहिर्प्रवाह है, शीर्ष 20 देशों में जो है 9 अर्थव्यवस्थाएं, शीर्ष 20 देशों में से 9 अर्थव्यवस्थाएं जो है एशिया की हैं, ठीक। उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो प्रवाह है, जो बहिर्प्रवाह है, वो यूएसए से होता है। कहाँ से होता है? यूएसए से होता है, यूएसए से होता है। अब भारत किस नंबर पर है? 20वें स्थान पर है। भारत किससे है? 20वें स्थान पर है बहिर्प्रवाह में। बहिर्प्रवाह यानी आउटफ्लो में, एफडीआई के आउटफ्लो में यूएसए नंबर 1 पे है, और इंडिया जो है 20वें स्थान पर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इसमें अगर आपको ध्यान देना है तो यूएसए, जापान, चीन, फिर पहले, दूसरे, तीसरे पे है। 5वें नंबर पर स्विट्जरलैंड और हांगकांग है, ठीक है। यूजेसी बना सकते हैं, यूजेसी अगर बनाना हो तो बना लीजिए, बट हमें नहीं लगता कि ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत है। बस यूएसए याद रखिए, यूएसए, जापान, चीन, ठीक है। उसके बाद 2024 की जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि जो भारत में वर्ष 2023 में भारत में 28 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी अंतर प्रवाह, विदेशी निवेश का अंतर प्रवाह दर्ज किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो अंतर प्रवाह है भारत में भी वैश्विक स्तर पर जो निवेश का अंतर प्रवाह है वो 2% कम हुआ है, ठीक है। 2% कम हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, छोड़िए, नीचे आइए, नीचे आइए, सीधे आइए जहाँ पे जो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं लिखा है उसके ऊपर जो चौथा इंडिकेट पॉइंट है, 2023 में विकासशील एशिया विश्व में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता क्षेत्र बन गया है, ठीक है। एफडीआई का सर्वाधिक प्राप्तकर्ता कौन है? विकासशील एशिया है, ठीक। एशिया में सर्वाधिक जो है निवेश प्राप्त हो रहा है एशिया क्षेत्र में। और इसमें जो अंतर प्रवाह है, अंतर प्रवाह में यूएसए है और बहिर्प्रवाह में यूएसए है। बस एक ही चीज याद रखनी है इसमें कि जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है अंकटाड के द्वारा जारी की गई है, अंतर प्रवाह हो या फिर बहिर्प्रवाह हो, ठीक है, अंतर प्रवाह हो या फिर वो बहिर्प्रवाह हो, दोनों में यूएसए नंबर 1 पे है। अंतर प्रवाह में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 8वीं है। अंतर प्रवाह में भारत की जो रैंक कितनी है? 8वीं है। और 2022 का है। 2022 में 8वीं है,
और 2023 में 15वीं है, ठीक है। 2022 में कितनी है? 15वीं है। 2023 में, सॉरी, 2023 में 15वीं है, 2022 में 8वीं है, तो 2022 वाला छोड़ दीजिए, 15 याद रखिए। अंतर प्रवाह में 15वीं है और बहिर्प्रवाह में 20 है। बहिर में कितना है? 20। देखिए हमें ऐसे याद था, पिछली बार जब हम बनाए थे तो अंतर में अ आता था 8 बन गया था और बहिर में ब आता था 20 था। पिछली बार भी 20 ही था, लेकिन इस बार बहिर में 20 तो बने हुए हैं, लेकिन अंतर प्रवाह जो है घट गया है, 15वें स्थान पे चले गए हैं। अंतर प्रवाह में किसमें चले गए हैं? 15वें स्थान पे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, ठीक है, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जून 2024 में जारी की गई, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसके अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है 8.2% है। जिसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर कितनी है? 8.2% है। क्लियर है? ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक विकास दर है 2023 में वो 2.6% रहने का अनुमान है, ठीक है। 2.6%, इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नवीनतम रिपोर्ट में 2023 में जो वैश्विक विकास दर है वो 2.6% है। इसके बाद कुछ मत देखिएगा, छोड़ के बढ़िए आगे, बढ़ जाए आगे। क्लियर है? वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। 8.2% भारत की ग्रोथ रेट है। विश्व की जो ग्रोथ रेट 2023 में अनुमानित की गई है वो है 2.6%, ठीक, 2.6% है। चलिए, जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण मुद्रा जारी की गई है, जिग। क्या है? जिग, यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। जिग का फुल फॉर्म क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक। और चूंकि जिम्बाब्वे में जो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिम्बाब्वे के लोगों को मतलब अपनी जो देश की मुद्रा है उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वे डॉलर में ही बहुत ज्यादा लेन देन करते थे, डॉलर में लेन देन को वरीयता देते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, यानी जिम्बाब्वे की सरकार ने क्या किया? जिग स्वर्ण मुद्रा को लाया है, जिग स्वर्ण मुद्रा को, जो कि जिम्बाब्वे की अपनी नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ठीक है। क्लियर है? इसमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। जिग जो मुद्रा है किसकी है? जिम्बाब्वे की। जिग मुद्रा किसकी है? जिम्बाब्वे की है, ठीक। फिर है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024, ठीक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024, जो कन्हैया सर बार बार बता रहे थे या कई सारे सदस्य बोल रहे थे, वो यही रिपोर्ट है, एम्बर के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक रिपोर्ट एम्बर के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, ठीक है, जो कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू से संबंधित है 2024 में, ठीक। इसमें वैश्विक विद्युत उत्पादन का 30% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से रहा है। ये मार्क करिए, वैश्विक विद्युत उत्पादन का 30% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से। 30% किससे है? नवीकरणीय ऊर्जा से है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन को वृद्धि को दिखा रहा है, ठीक है, सौर और पवन ऊर्जा, ठीक। क्लियर है? यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में, आप देखेंगे 30% जो है नवीकरणीय से, यानी अभी भी 70% जो है वो अनवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त हो रहा है, ठीक। 2000 से 2023 में जो सौर और पवन ऊर्जा में जो वृद्धि दर दर्ज की गई है वो 13.4% की है, 13.4% की है। बस एक बार देखिए, आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट नीचे आता है। 2023 में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत उपभोग करने वाले देश कौन है? कनाडा सर्वाधिक बिजली उत्पन्न कर रहा है, कनाडा, फिर यूएसए कर रहा है, और फिर कोरिया कर रहा है, और उसके बाद क्या है? जापान है, और तब रूस है, ठीक है। अगर कोड बनाना चाहते हैं तो कुको जारू, कुको यानी सी से हो जाएगा कनाडा, यू से हो जाएगा यूएसए, को से हो जाएगा कोरिया, जा से हो जाएगा जापान, और रूस हो जाएगा रूस। कुको जारू इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं आती है तो किसको जा रहे हैं? उसी से मैंने बना दिया था, कुको, CUKO, कुको जारू, कुको जारू, ठीक है, कुको जारू। क्लियर है? और भारत में जानते ही हैं कि 10 रुपया दे के सब लोग काटिया मारने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। स्थानीय लोगों, लाइनमैन को 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दे के और कटिया मार के अपना काम चलाते रहते हैं। तो भारत का जो रैंक है कितना है? 10वीं है। भारत की रैंक कितनी है? 10वीं है। क्लियर है? भारत की रैंक कितनी है? 10वीं है, ठीक। यानी नवीकरणीय ऊर्जा में जो भारत की जो मतलब प्रति व्यक्ति जो विद्युत उपभोग है, भारत 10वें नंबर पर है, ठीक। देखिए नीचे देखेंगे कि सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है।
तीसरे नंबर पर यहाँ भारत है। यही आप लोग बार-बार बोल रहे थे कि सर सौर ऊर्जा में भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है। तो सौर ऊर्जा में भारत तीसरे नंबर पे आया है, किसमें? ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के द्वारा जारी की गई ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग तीसरी आ गई है सौर ऊर्जा में। क्लियर है यहाँ पे? सभी का क्लियर है? एक बार बोलिए, सभी लोग एकदम शांत होकर बैठ गए हैं। यस सर, यस सर। लग रहा है सब लोग सोने लगे हैं क्या? नो सर। टॉपिक थोड़ा सीरियस है ना, तो इस वजह से लाइन टू लाइन देखना पड़ता है सर। जी, इसीलिए से ये थोड़ा-सा मैंने छोड़ भी दिया था, इसलिए आज मैं सोचा कि पहले इसको पढ़ा दूँगा, फिर यही इतना पढ़ाऊँगा यहीं पे, फिर उधर भाग जाएँगे। क्योंकि आगे फिर वही है रैंकिंग वाली रिपोर्ट, ठीक है? इसको फिर कल पढ़ाएँगे। चलिए, ठीक, देखिए सौर ऊर्जा में भारत जो है तीसरे नंबर पर है सौर ऊर्जा में, और चाइना जो है नंबर 1 पे है। चाइना किस पे है? नंबर 1 पे है, यूएसए जो है नंबर 2 पे है। यूएसए नंबर 2 पे है, ठीक है? और भारत नंबर 3 पे है, ठीक? उसके बाद पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी में भारत जो है चौथे नहीं, विंड एनर्जी जो भारत है वो 1, 2, 3, 4, 5वें, विंड एनर्जी 5वें नंबर पे है। विंड एनर्जी 5वें पे। चीन इसमें भी नंबर 1 पे है। यानी सौर और पवन दोनों में चीन क्या है? नंबर 1 पे है। लेकिन भारत की रैंकिंग तीसरी है सौर ऊर्जा में, और पवन ऊर्जा में किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे। पवन में किसने है? 5वें पे है, ठीक है? पवन में 5 ऐसे बना सकते हैं, पवन प प दोनों पापा है ना? पप्पा, पप्पा, ठीक है? पप्पा पवन पंखा चलाने की हो जाएगा ना? पप्पा पवन नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, ऐसे बना सकते हैं। बिजली नहीं आती तो पापा पवन नहीं चल रहा है, ठीक है? उसके बाद कोयले, देखिए 2023 में कोयले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कहाँ से किया जा रहा है? चीन में किया जा रहा है। 2023 में कोयले से सर्वाधिक बिजली का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? चीन में किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर भारत है। आप सभी को पता है कि भारत में अभी भी जो गैर जीवाश्म ईंधन है, यानी नवीकरणीय जो संसाधन है, उनसे जो बिजली के उत्पादन है वो दूसरे नंबर पर है, और नवीकरणीय संसाधनों से यानी तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक बिजली उत्पन्न की जाती है। तापीय ऊर्जा से भारत जो है दूसरे नंबर पर है, यानी कोयले से बिजली उत्पादन में चाइना के बाद। देखिए, ऊर्जा से संबंधित जो भी आंकड़ा है, आँख बंद करके चाइना मारना है जब अगर नंबर 1 पूछेगा तो। नंबर 1 जैसे पूछेगा, क्या मारना है? आँख बंद करके मारना है। सर प्रति व्यक्ति उपभोग में अलग है भैया। ये तो बता रहे हैं ना, सब जगह पे मारना है आँख बंद करके चाइना को, ठीक है? चाहे वो विद्युत उत्पादन के माध्यम से CO2 का उत्सर्जन हो, चाहे वो सौर ऊर्जा का उत्पादन हो, चाहे वो अ, कोयले के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात करता हो, चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा से नहीं, हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा की भी बात करता हो, ठीक? किंतु प्रति व्यक्ति जो उपभोग है, क्योंकि चाइना में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो प्रति व्यक्ति उपभोग जो है, वो थोड़ा-सा कम रहेगा, लेकिन कनाडा की जनसंख्या कम है। अब इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ पे, प्रति व्यक्ति उपभोग जो है ज़्यादा होगा, उनके पास ज़्यादा बिजली है तो ज़्यादा उपभोग कर लेंगे, ठीक है? ऐसे भी समझ सकते हैं कि चाइना में जनसंख्या ज़्यादा है, भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति उपभोग जो है कम रहेगा, थोड़ा-सा प्रति व्यक्ति उपभोग जो है कम रहेगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, इसमें से कोई अगर दिक्कत हो पूछ सकते हैं आप सभी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए फिर, वो तो कल टेस्ट में हम पता ही कर लेंगे, कि दिक्कत किसको कितनी आई थी। अगर किसी को दिक्कत नहीं तो हम कल टेस्ट में जाँच तुरंत ले लिया जाएगा, ठीक है? चलिए, वुमेन बिज़नेस एंड द लॉ रिपोर्ट, वुमेन बिज़नेस एंड द लॉ रिपोर्ट जो है, वुमेन बिज़नेस एंड द लॉ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया वुमेन बिज़नेस एंड द लॉ, वुमेन बिज़नेस एंड द लॉ रिपोर्ट, ये 10वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। इसमें 190 देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है, 190, ठीक है? और इसमें 2 डाटा प्रस्तुत किए जाएँगे। कितने डाटा? 2 डाटा प्रस्तुत किए जाएँगे। इसमें से वुमेन बिज़नेस एंड लॉ 1.0 है, और दूसरा है वुमेन बिज़नेस एंड लॉ 2.0, ठीक? तो 1.0 में 8 संकेतक हैं, और 2.0 में 10 संकेतक हैं, ठीक है? किसी को संकेतक याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखना हो तो बताइए, अगर संकेतक याद करना चाहते हो तो बता दें कोड, अन्यथा फिर छोड़ दें। हमें नहीं लगता संकेतक पूछेगा, अगर संकेतक पूछेगा भी तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? भारत का स्कोर यहाँ पर 60 है। वैसे कोड बहुत बढ़िया बन गया था, ठीक? कोड बन गया था कि अ, कोड ये था कि ऐसे पापा ऐसे मैरिज करने का दबाव डाल रही थी, ठीक है? या फिर वो पापा ऐसे मैरिज करने का दबाव डाल रहा है, ठीक है? कुछ ऐसा ही बना था मैंने, तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का।
ना। भारत का जो रिपोर्ट है यानी WBL 2.0 में 60 है, ठीक, और समग्र स्कोर जो है 74.4 है, 74.4 है WBL 1 में, ठीक है, 74.4 है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन, ये इंपॉर्टेंट है। जी वंशिता मैम, कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये 1.0 1.0 और 2.0 ये सब क्या है? मैम 2.0 1.0 वही रिपोर्ट की 2 डाटा होंगे, ठीक है, एक में 8 संकेतक हैं, एक में 10 संकेतक हैं, ठीक, एक में 8 Okay, sir. संकेतक हैं, एक में 10 संकेतक हैं। मतलब विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको यही याद रखना है कि वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 10वां संस्करण है और 190 अर्थव्यवस्थाओं को आकलन किया गया, ठीक है, ठीक। क्लियर है। बस इसके अलावा और बहुत डिटेल मत जाइए, क्योंकि बहुत डिटेल में सारी चीजें गलत हो जाएंगी, कंफ्यूजन में गलत होगा। डेटा में जितना कम पढ़िए, इंपॉर्टेंट जितना रहे फैक्ट पढ़ के जाइए, ये फैक्ट सही होगा और भी लोगों का फैक्ट गलत होता है इसमें से, ठीक है, अगर पूछेगा तो। लैंगिक समानता और बराबरी से संबंधित एक रिपोर्ट है जो जनवरी स्विट्जरलैंड में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई है, उसमें जारी की गई है, और इसकी जो थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है। कहाँ पर ये जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया स्विट्जरलैंड में, दावोस में, स्विट्जरलैंड दावोस में। और रीबिल्डिंग ट्रस्ट क्या है? इसकी थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, इसकी थीम है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा इसमें बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस गठबंधन का जो विचार है G20 देशों के नेताओं की घोषणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में, ठीक है, भारत की अस्थायी प्रतिबद्धता के लिए था, ठीक। तो कोई मतलब है नहीं, एक बार ये मेंस के लिए देखा जाएगा कि थोड़ा बहुत हम लोग ऐड ऑन करने के लिए रहेगा, अन्यथा यहाँ पर कोई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है ई, प्रतीक चिन्ह क्या अक्षर क्या है? ई है, ठीक है। ई जो है किसको प्रदर्शित करता है? इक्विटी एंड इक्वलिटी को। ई जो है किसको प्रदर्शित करता है? इक्वलिटी और इक्वलिटी को, ठीक है, समता और समानता को। बस इतना याद रखना है कि जो लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन बन रहा है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? ई है। क्या है? ई। इसे बस ध्यान दीजिएगा, अन्यथा और कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 10 जनवरी 2024 को जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, ये 19वां संस्करण है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जैसे भारत, USA, UK, मैक्सिको, इंडोनेशिया में लगभग 3 बिलियन लोगों के मतदान में शामिल होने की संभावना है, ठीक है। कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, पूरा छोड़िए और आ जाइए पेज नंबर 19 के बाद। अब वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी रिस्क कौन लेंगे? इकोनॉमिक वाले ही लेंगे रिस्क, ठीक है। अब आइए सीधे, कल हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? पेज नंबर 138 हुआ था ना, जल्दी बताइए आप लोग। पेज नंबर 138 पे पहुंचे थे, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट से पढ़ना है। हाँ, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। और नितिन मेरी आवाज सुन रहे हो? यस सर। 2 मिनट तब तक तुम पीछे वाली से रिवीजन करो, मैं पानी पी के आ गया। ठीक। पानी पियोगी? चुप रहिए, एक हफ्ता से हाथ ये मुड़ नहीं रहा, कैसे कैसे मैं काम करती हूँ। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? कसम से लाला ऐसे मुड़ता और कसम दर्द करता है। अरे वो अर्चना मैम, यहाँ ये जो अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? ये बताएंगे हिमांशु सर। बोल रही हूँ, बहुत अभी से बहुत दर्द कर रहा था। सन 1964। उसका हेडक्वार्टर कहाँ? निधि मैम बताएंगी। जिनेवा में। जिनेवा में। आउटफ्लो में भारत की रैंकिंग क्या है? ये देखिए कन्हैया सर 20वें। रिशु मैम इनफ्लो में बता दीजिए। सर 15 है इनफ्लो में जी। आउटफ्लो और इनफ्लो में टॉप कौन है? टॉप पे कौन है ये बताएंगे प्रदीप सर। सर यूएस। हाँ यूएस से। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अमन सर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप।
2023 में वैश्विक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? सचिन सर। 2.6 है। 2.6। जिग मुद्रा किस देश की मुद्रा है? नई मुद्रा है। अश्वनी सर। जिम्बाब्वे सर। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? ये अर्चना मैम बताएंगी। सर हरारे। हरारे। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू किसके द्वारा जारी की जाता है? रिपोर्ट जो आती है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? वंशिता मैम। एम्बर। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैदिक विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का रहा है? वीरेंद्र सर। 30% सर। 30%। जी बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत उपभोग करने वाले 5 देश कौन से हैं? सचिन सर। कनाडा, यूएसए, जापान। हाँ, कनाडा, यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान और रूस। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें भूपेंद्र सर? 10। मनीष सर? 10। चलिए, ओके, थैंक यू नितिन। आ जाओ पेज नंबर 138 पे फटाक से। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 WHO के द्वारा जारी किया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें 187 देशों के मामले को शामिल किया गया। ठीक है। हेपेटाइटिस किससे होने वाला रोग है? हेपेटाइटिस कौन बताएगा? हेपेटाइटिस जी भूपेंद्र सर बताइए। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। ठीक है। और हेपेटाइटिस जो है उससे जो प्रभावित अंग है उसको बताएंगे और विवेक सर। पेट सर, पेट गलत। अश्विनी सर आप बताइए। लीवर। लीवर ABC होता है हेपेटाइटिस। हाँ, हेपेटाइटिस A, B और C होता है। ठीक है। चलिए, तो हेपेटाइटिस से वर्ष 2022 में 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है, जो तपेदिक से होने वाली यानी टीबी से होने वाली मौतों की संख्या के लगभग बराबर है। टीबी से होने वाली मौतों की संख्या के लगभग बराबर है। ठीक है। कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस और टीबी से जो है मरने वालों की जो संख्या है वो मतलब जो है ज्यादा है। ठीक है। हेपेटाइटिस और टीबी, कोविड-19 से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कोविड-19 से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ठीक। कोविड-19 किससे होने वाला रोग है? वायरस से। ठीक है। कोविड, उसका वायरस का क्या नाम था? कौन बताएगा? कोविड जी कन्हैया सर बताइए। कोविड-19 के वायरस का क्या नाम था? SARS-CoV-2। नितिन? UV2 SARS करके कुछ था सर। हाँ, SARS-CoV। ठीक है, SARS। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए 10 देश जो है वायरल हेपेटाइटिस बी और सी से लगभग 2/3 वैश्विक मामलों के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और रूसी संघ शामिल है। ठीक है। रूसी संघ शामिल है। 2022 में हेपेटाइटिस बी के 50% मामलों में चीन, भारत, इंडोनेशिया है। ठीक। हेपेटाइटिस बी में चीन, भारत, इंडिया। ठीक है। CBI हेपेटाइटिस जो है ना, CBI याद रखें, चाइना, भारत, इंडोनेशिया। चाइना, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है। चाइना, भारत, इंडोनेशिया। हेपेटाइटिस में 2022 में हेपेटाइटिस बी के क्या है? CBI। हेपेटाइटिस में क्या हो जाएगा? CBI। चलिए उसके बाद हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के मामले में चाइना में 31.5% के बाद भारत का दूसरा स्थान है। छोड़ दीजिए, CBI हो ही गया है ना। और हेपेटाइटिस सी में भारत का जो स्थान है पाकिस्तान के बाद दूसरा है। हेपेटाइटिस सी और बी दोनों में भारत का स्थान क्या है? दूसरे नंबर पर है। ठीक है। मिस्र हेपेटाइटिस सी। ठीक है। मिस्र जो है अक्टूबर 2023 में हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर दीजिए। हेपेटाइटिस सी यानी हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? मिस्र है। दुनिया का पहला देश कौन सा है? मिस्र है।
भारत का पहला, अब देखिए, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका क्या नाम है? हैविश्योर है। क्या नाम है? हैविश्योर है। और ये हेपेटाइटिस ए के लिए है। किसके लिए? हेपेटाइटिस ए के लिए है। अभी भी बी और सी से संबंधित टीका का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, स्वदेशी टीका नहीं है। ठीक, हेपेटाइटिस जो ए है विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस जो रोग है किसके कारण होता है? वायरस से होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है इसमें। हैविश्योर, कल हम लोगों ने पढ़ा था हिलकॉल। हिलकॉल किससे संबंधित टीका था? हिलकॉल जी हैजा था। और उसके बाद क्या था? एक हिलकॉल था और एक दूसरा टीके का क्या नाम था? हाँ, यूविकॉल था। ठीक है, हिलकॉल और यूविकॉल था। और R21 या मैट्रिक्स एम किससे संबंधित टीका था अमन सर? R21 या मैट्रिक्स एम जी मलेरिया से। मलेरिया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो WHO के द्वारा सरस पहल को अनावरण किया गया। किसको? सराह, कौन सा है? सराह। WHO के द्वारा सराह जो है, सराह का अनावरण किया गया। सराह क्या है? सराह विश्व डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है। सराह क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है सराह। ठीक है, तो सराह का अनावरण किसके द्वारा किया गया? पहला प्रश्न ये बनेगा, सराह का अनावरण किया गया WHO के द्वारा। कन्हैया सर, आपको कुछ पूछना है क्या? चलिए, तो सराह का अनावरण किसके द्वारा किया गया? WHO के द्वारा किया गया। डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। सराह क्या है? डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है, जिसका पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, जो लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए जेनरेटिव AI का प्रयोग करेगा। जेनरेटिव AI का प्रयोग करेगा और उनमें स्वस्थ आदतों और मानसिक स्वास्थ्य आदत पर विशेष रूप से जानकारी देगा, उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रयास करेगा। सराह के माध्यम से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह सहित कुछ अन्य जो वैश्विक खतरों को समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, और जो है 24/7 8 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 8 भाषाओं में उपलब्ध है। क्लियर है? प्रश्न सीधा सा बनेगा, सराह क्या है? सराह का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो WHO के द्वारा किया गया। सराह क्या है? डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है, जो कि AI के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को क्या करेगा? प्रेरित करेगा, उनको बताएगा, उनके बारे में जानकारी देगा। ठीक है, उनको बीमारियों के बारे में जानकारी देगा। ठीक, इंडिया टीबी रिपोर्ट जो है, ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। कब जारी किया गया? मार्च 2024 में। वो तिथि कौन सी होगी? कौन अनुमान लगाएगा? बताइए, हैंड रेज कीजिए। तो किस तिथि को जारी किया गया? जी रोहित सर, बताइए आप। सर 24 मार्च होना चाहिए वर्ल्ड टीबी डे उस दिन। वेरी गुड, बस यही अनुमान लगाना। कभी कभी ऐसे भी अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, कि 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, उसी दिन जारी किया गया। ठीक है, और इसके अनुसार बताया गया कि 2015 में 237 प्रति लाख, ठीक है, प्रति लाख जनसंख्या से घटकर जो टीबी के मामले हैं 2022 में 199 हो गए हैं। ठीक है, और जो मृत्यु दर जो है 2015 में 28 थी, अब घटकर कितनी हो गई है? 23 प्रति लाख हो गई है। यानी 1 लाख अगर टीबी के मामले हैं, उसमें से 23 लोग जो है टीबी से मर रहे हैं, टीबी से उनका निधन हो रहा है। टीबी से इलाज के लिए, टीबी की रोकथाम के लिए डॉट्स सेंटर स्थापित किए गए हैं हर जिला अस्पतालों में। डॉट्स जो है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के द्वारा इसका बहुत प्रचार किया गया था। डॉट्स जिसका था टीबी के पक्के इलाज का पक्का वादा, शायद इसका टैगलाइन है क्या? एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डॉट्स का टैगलाइन क्या है? टीबी के पक्के इलाज का पक्का वादा। ठीक, और ये 6 महीने का कोर्स होता है। और अगर मान लीजिए किसी को टीबी हुई है और वह लगातार जो 6 महीने के जो कोर्स है उसे नहीं करता है, तो उसे जो है टीबी जो होती है उसे बोलते हैं MMR बोलते हैं क्या? सर ड्रग रेसिस्टेंस बोलते हैं कुछ करके ना, तो वो टीबी फिर क्या बोलते हैं सर? रमेश सर फिर से बोलिए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी, हाँ ठीक है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। इससे क्या होता है कि मतलब उनके अंदर जो है, जो जिस दवा से इलाज किया जाएगा उसके प्रति जो है और प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी और फिर वो टीबी जो है लाइलाज हो जाएगा। ठीक है, MDR टीबी बोलते हैं उसको, जब भी रमेश सर ने बताया MDR। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। ठीक,
और आप देखे होंगे कि हर जिला अस्पताल में ड्रग सेंटर यानी टीबी डॉट सेंटर बने हुए हैं। डॉट के माध्यम से क्या होता है, इलाज कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो टीबी रिपोर्ट में कुछ और नहीं देखना है। टीबी मतलब भारत जो है टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है 2025 तक रखा है। 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और इसी के लिए निक्षय मित्र पहल, कौन सी पहल है, निक्षय मित्र पहल है। इसके बाद राष्ट्रीय टीबी मुक्त अभियान अभी शुरुआत किया गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। राष्ट्रीय टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत कब की गई थी, कौन बताएगा। राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, किसी को नहीं पता है। सर 2022 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये किया गया था राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत, राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत लक्ष्य बड़ा है 2025। हाँ, तो लक्ष्य तो पूरा कूड़ा बता डाले लक्ष्य बड़ा है 2025 तक का। ठीक है, चलिए। तो 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य था। आज ये WHO का कोविनेट का अनावरण, WHO देखो सराह का अनावरण कर रहा है, कोविनेट का अनावरण कर रहा है। किसका कर रहा है, कोविनेट का। रोहित सर कुछ पूछना है क्या आपको। सर ये समझ नहीं आया, बता रहे थे 2022 में ये अनावरण हुआ है राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत का, और ये 2025 तक बढ़ा है। आप कुछ ये कहना चाहते हैं। 2025 में उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, मतलब 2025 में टीबी को उन्मूलन कर देंगे, खत्म कर देंगे। संभव नहीं है, इसीलिए ये मुक्त भारत जो है नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ कि राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान जो है 2022 में शुरू हुआ है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जी, और 2025 में वो उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। उन्मूलन का लक्ष्य था। हमने इसलिए बड़ा जोड़ दिया कि बहुत बड़ा लक्ष्य है, प्राप्त होने की संभावना नहीं है। ठीक है, जी जी बिल्कुल। हाँ, इतने भी प्राप्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें दो चीज और था ना, बडगाम था टीबी मुक्त और लक्षद्वीप था। तो टीबी मुक्त भारत लक्ष्य बड़ा है। वो तो सर छोड़ दीजिए ना, वो उस समय का करंट अफेयर्स था, तो बस बड़ा से बनाया गया था। वो तो उस समय का था करंट अफेयर्स में, तो कौन टीबी मुक्त हो चुका था। ठीक है, चलिए। तो WHO कोविनेट का अनावरण कर रहा है। ठीक है, मार्च 2024 में। कोविनेट क्या है, तो देखिए सार्स कोव अभी आ ही गया, सार्स कोव 2, फिर MERS, ठीक है, मर्स कोव या उभरते कोरोना विषाणुओं की निगरानी के लिए एक वैश्विक नेटवर्क बना रहा है कोविनेट। कोविनेट किसके लिए है, कुल मिला के जो कोविड-19 के प्रतिरूप उभर रहे हैं उन्हीं की निगरानी के लिए। किसके लिए, उन्हीं की निगरानी के लिए कोविनेट। ठीक है, कोविनेट किसकी निगरानी के लिए है, कोविड के यानी कोविड की निगरानी के लिए। ठीक है, बस इसके अलावा और भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसमें शामिल भारतीय प्रयोगशालाएं कौन सी हैं, 3 प्रयोगशालाएं हैं। ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। उसके बाद ICMR है। ठीक है, ICMR पुणे है। ठीक है, ICMR पुणे है। उसके बाद CSIR है, CSIR है। ठीक है, ये जो भारत की 3 प्रयोगशालाएं शामिल है, ये भी इसमें भाग करेंगे। ठीक, नीचे ये केप वर्डे मलेरिया मुक्त होने वाला देश है। केप वर्डे मलेरिया मुक्त होने वाला देश है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को WHO के द्वारा केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। WHO ने केप वर्डे को मुक्त कर दिया है। केप वर्डे जिसकी राजधानी क्या है, फ्राया है। रोहित सर कुछ पूछना है क्या फिर से आपको। नहीं सर, पहले कहीं रह गया था, सॉरी। और भी अभी हिमांशु सर आप लोग हैंडल कर रहे थे कुछ। नहीं सर, राजधानी मैंने सोचा। अच्छा, मतलब हम बोल रहे थे, हम जान रहे हैं, जो आप लोगों को याद है उसको हम पहले बोल देते हैं। केप वर्डे फ्राया, केप वर्डे की राजधानी क्या है, फ्राया। ठीक है, चलिए। चीजें अच्छी हैं, आप लोग राजधानी याद कर रहे हैं। जी मैम। सर अभी अक्टूबर में सर मिस्र को भी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अच्छा, मिस्र भी हो गया, चलिए ठीक है, तो यहाँ बढ़ा लीजिए। जी सर। मलेरिया, ठीक है, मिस्र भी मलेरिया मुक्त हो गया है। ठीक है, मिस्र भी मलेरिया मुक्त हो गया है। इससे पहले जो है मॉरिशस को किया गया था, फिर अल्जीरिया जो है 2019 में हुआ था। ठीक है, अल्जीरिया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि मलेरिया मुक्त अभी हाल ही में कौन हो रहे हैं, मिस्र हुआ, हाल में मिस्र हुआ, इससे पहले केप वर्डे हुआ था। कौन हुआ था, केप वर्डे। ठीक है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट WHO के द्वारा जारी किया गया है, और इसके अनुसार भारत में 249 मिलियन जो मामले हैं वैश्विक स्तर पर, सॉरी वैश्विक स्तर पर 249, वैसे 249 जो है भारतीय संविधान में बड़ा बहुत बार पूछा गया है। कौन बताएगा 249 किस लिए है, प्रदीप सर बताइए तो। स्टेट का
विशेष अधिकार है सर। 249 स्टेट का विशेष अधिकार है। राज्यसभा जो बनाएगा। एक लोग विशु मैम आप बताइए पहले। सर राज्य सूची के विषय में कोई संसद की जो शक्ति होती है राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति। जी विवेक सर आप समझ में आया? आप क्या बोल रहे थे? सौरभ सर बोल रहे थे, विवेक सर बोल रहे थे कि राज्य की विशेष शक्ति है कि संसद की विशेष शक्ति? वही बोला था, राज्यसभा बोल नहीं पाया पूरा। मतलब राज्यसभा जो बनाता है। हाँ राज्यसभा, आपको राज्यसभा बोलना चाहिए था या फिर संसद बोलना चाहिए था। आपने राज्य बोल दिया ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया राज्य क्या है बोल रहे हैं। ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने दिमाग में आ गया आर्टिकल 2 जैसे 49 है 249 तो मेरे दिमाग में आया कि ये आया हुआ है। ठीक है, यदि राज्यसभा को लगता है कि राज्य सूची के विषय पर किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का आवश्यकता है तो क्या करता है, ऐसा प्रस्ताव पारित करता है जिसे लोकसभा क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जिसपे क्या कर सकती है, लोकसभा कानून बना सकती है। जो प्रस्ताव पारित होता है वह 1 वर्षों तक के लिए प्रभावी होता है। कितने वर्षों तक के लिए होता है? 1 वर्षों तक के लिए होता है प्रभावी। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। यीशु मैम और अश्विनी सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए क्लियर है आप सभी का? मतलब समझ में आया ना कि अगर राज्यसभा को लगता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं वैसे? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? हैंड रेज कीजिए जल्दी से। राज्य सूची में जी, और कोई हैंड रेज? बस 4। मनीष सर आप बताइए। सर 52 है राज्य सूची में। मतलब भांग वांग खा के बैठ गए हैं क्या आप? निधि मैम आप बताइए। निधि मैम सर 59 है। 59 है, मतलब आप भी कहीं दूसरी दुनिया से। नीलिमा मैम आप बताइए। नीलिमा मैम आप बताइए। 61 है, 97 फिर 61 52। पहले कितना था? 97 66 और 47 था। राज्य सूची घट गया ना। हाँ, राज्य सूची के 5 विषयों को हटा के समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। राज्य सूची के 5 विषयों को हटा के समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वो 5 विषय कौन कौन से, कौन बताएगा? 5 विषय एक एक करके हैंड रेज कीजिए, देखें कितने लोगों को याद है। पांचों विषय जिन लोगों को नहीं याद है, रुक जाइए सर, हैंड रेज तो करिए सब लोग। वन शिक्षा मापदंड 3 हो गया। उसका चौथा निधि मैम बताएंगी। सर नहीं पता है। वन तो जो नहीं पता उसको लिखिए वन शिक्षा, उसका मापदंड। चलिए ऋषु मैम बताइए चौथा। आर्थिक नियोजन है चौथा सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा बाकी कोर्ट्स के बारे में था, उनके गठन के बारे में। नहीं मैम, कोर्ट से रिलेटेड नहीं था वो। वन और नितिन याद है न्याय प्रशासन। वन और न्याय प्रशासन। अच्छा न्याय प्रशासन है क्या सर? नहीं, सहकारिता भी नहीं है सर, सहकारिता नहीं। वन एवं वाट माप, वन वाट माप शिक्षा। जो न्याय प्रशासन वाला था उसमें तो था ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं ठीक है, हाँ मैम सही बताया आपने, मुझे अभी याद आ गया, न्याय प्रशासन है। ठीक है, न्याय प्रशासन वन, वाट माप और शिक्षा 3 हो गया, और साथ में न्याय प्रशासन 4 हो गया। 5वां कौन सा है? कनी सर आपको याद है बताइए। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन जी। चलिए ठीक है, 5वां याद नहीं है सर शिक्षा वन और सिर्फ वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण। हाँ जी, वन एवं वन्य जीव, वेरी गुड। वन एवं वन्य जीव, शिक्षा, मापतौल, फिर न्याय प्रशासन, ऐसे था। वन, वन्य जीव, फिर शिक्षा, मापतौल, न्याय प्रशासन। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप लोग। मुझे बस ऐसे तो वन याद था, तो वन के साथ मैंने वन्य जीव याद किया था। वन वन्य जीव, वन वन्य जीव 2 हो गए, फिर शिक्षा, फिर मापतौल, फिर न्याय प्रशासन। ठीक है, क्लियर है? अश्विनी सर कुछ बोलना है क्या आपको? कन्हैया सर आर्थिक नियोजन नहीं सर, आर्थिक नियोजन नहीं है सर, आर्थिक नियोजन न्याय प्रशासन है सर। देखिए वन, वन्य जीव, शिक्षा, मापतौल और न्याय प्रशासन, उसे वाट माप भी कहते हैं। मतलब आप पढ़ेंगे तो वहां वाट माप लिखा होगा, फिर मापतौल जो भी लिखा होगा। ठीक है, क्लियर है सबका? अमित सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर संघ सूची में 100 विषय हैं सर। 100 विषय हैं सर, वो ABCD करके बढ़ाए गए हैं, वो कई सारे बढ़ गए हैं ऐसे तो।
मूलतः सर 97। कहीं हम पढ़े हैं तो वर्तमान में 100 दे रहा है सर, ये तो कहीं पढ़े हैं सुनिए, सर। वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं और इन सब चीजों को क्या किया गया, बढ़ा के 100 कर दिया गया है, ठीक। लेकिन 100 ही दिया है सर, इसमें सर थोड़ा संदेह है। एक सर कहीं हम पढ़े, याद आ रहा 100 है, एग्जैक्ट 100 हो गया है। पहले 98 था, फिर 100 हो गया, ऐसी तरह से हम पढ़े हैं सर। 100 61 52 ऐसे है सर। सुनिए, 100 61 52 जो हम बता रहे हैं, अब जो बता रहे हैं वो हो सकता है सही, लेकिन मुझे जहां तक पता है ये जो 100 हुए ना ABC करके, एक नया विषय पढ़ा है शायद अंतरिक्ष वाला, क्या इस समय अंतरिक्ष को जो बढ़ाया वो तो अवशिष्ट शक्तियां में था सर, अवशिष्ट शक्तियां में अंतरिक्ष को रखा गया था, ठीक है। अवशिष्ट संख्या जो 97वां था, हमें जहां तक एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मैं अगर आप लोग बता रहे हैं 100 देख लूंगा, पूरा जो लिस्ट है वही देखना पड़ेगा। जहां तक मुझे याद है कि ABC करके जोड़ा गया, वो टोटल 100 है जो आप लोग बता रहे हैं सही है, लेकिन वो जैसे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वास्तव में कुल 465 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। वास्तव में कुल 465 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन सर उसको छोड़कर 100 है। अच्छा, ABC को छोड़कर 100 है। ABC को छोड़ के 100 है, तो एक बार चलिए फिर पूरी लिस्ट देख लेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कुछ बढ़ाया गया है क्या? कुछ नया टेक्नोलॉजी बढ़ाया गया है? ठीक है, फिर देख लिया जाएगा अगर 100 है तो। लक्ष्मीकांत में तो 97 ही दे रखा है, 97, 66 और नहीं 66 नहीं होगा सर, 61 और 42 आएगा, मतलब 52, 47 52। चलिए ठीक है, उसको देख लेंगे कितना विषय है हाल का, मतलब नई लिस्ट देख ली जाएगी, ठीक है। आइए आगे, कहाँ गया, 249 मिलियन जो मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं, और 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,08,000 लोगों की मलेरिया से मुक्त हुई है, 6,08,000 लोगों की मलेरिया से मुक्त हुई है। और सर्वाधिक जो मलेरिया से मुक्त हुई है, यह प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक जो मलेरिया से मृत्यु हो रही है दक्षिण पूर्व, सॉरी WMR है ना, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में सर्वाधिक जो भारत के हैं, सर्वाधिक मामले किसके हैं, भारत के हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक जो मलेरिया से मामले दर्ज किए जा रहे हैं कहाँ पे थे, भारत में, ठीक है। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, ठीक है। टीबी, एक इंडिया टीबी रिपोर्ट है जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा है, और जो कि वैश्विक टीबी रिपोर्ट है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, WHO के द्वारा, किसके द्वारा है, WHO के द्वारा जारी किया गया। इसमें कुल 192 देशों को शामिल किया गया, ठीक है, 192 देशों को, ठीक। और टीबी की निगरानी के लिए रखा गया था 1995 से, टीबी की निगरानी के लिए WHO लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है। और इसके अनुसार पूरे विश्व में टीबी के जो सबसे ज्यादा मामले हैं, 2/3 टीबी के 2/3 मामले जो हैं भारत में सर्वाधिक है, यानी टीबी के सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं, भारत में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे फिलीपींस है, ठीक। इसके अलावा कुछ भी देखिए, 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके द्वारा 2025 तक टीबी के मुक्त का लक्ष्य रखा गया है, जबकि WHO जो है 2030 तक, कब तक रखा है, 2030 तक। WHO का कितना है, 2030 तक है। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा था, और उत्तर प्रदेश सरकार कही थी कि हम 2024 में ही टीबी मुक्त कर लेंगे, ठीक है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसी तरह से याद कर लिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार कही है कि हम 2024 में कर लेंगे, भारत सरकार कही 2025 में कर लेंगे, और WHO कह रहा था कि हम 2030 में करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, हैंड रेज कर दीजिए। नीचे देखिए लिखा हुआ निक्षय अभियान शुरू किया गया, निक्षय, ठीक है, निक्षय मित्र पहल शुरू किया गया। निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, इलाज में सहायता की जाती है, ठीक है। निक्षय मित्र कौन है, जो कि टीबी उन्मूलन में सहायता करेंगे, वो मरीज को गोद लेंगे, और गोद लेने के बाद उन्हें उनकी देखभाल करेंगे, और क्या करेंगे, इलाज में सहायता करेंगे, ठीक है। निक्षय यानी टीबी से उनको क्या करना है, मुक्त करना है, टीबी से मुक्त करना है। नी इंड मतलब क्षय, ठीक है। क्षय जो रोग है, क्षय रोग टीबी को भी प्रदर्शित करता है, और क्षय जो है इंड को कर रहा है, ठीक है। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गया, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र जो है एवियन इन्फ्लुएंजा से क्या हो गया है, मुक्त हो गया है। वैसे सर्वाधिक अंडा का जो उत्पादन है किस राज्य में होता है, कौन बताएगा, सर्वाधिक अंडे का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, प्रदीप सर बताइए। अमरावती।
अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वैसे आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था अश्विनी सर? आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 सर। 2 जून 2014 को। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है रिशु मैम? भाषाई भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सर आंध्र प्रदेश था ना 1953 53 है मैम 53। और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले कौन सी कमेटी बनाई गई थी नितिन? नितिन, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहली कमेटी कौन सी बनाई गई थी? हिमांशु सर आप बोलिए। सर श्रीधर कमेटी। हाँ श्रीधर की एसके धर थे शायद, एसके धर कमेटी। एसके सर। हाँ एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी कब बनी थी रिशु मैम? निधि मैम आप बताइए। सर आई थिंक 48। हाँ वेरी गुड 1948 है। वेरी गुड दोनों को वेरी गुड। ठीक है 1948 में बनी थी कौन सी रिपोर्ट? ये कौन सी समिति बनी थी? एसके धर कमेटी बनी थी। ठीक है, जिसने भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठन की जो मांग थी उसे खारिज कर दिया था और खारिज करने के बाद प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों के तुरंत बाद एक कमेटी और बनाई गई, उसका क्या नाम था? रमेश सर बताएंगे दूसरी कमेटी का क्या नाम था? जेवीपी। वेरी गुड टू जाइएगा। जेवीपी में जे किसको प्रेजेंट करता है भूपेंद्र सर? जेवीपी में जे किसको प्रेजेंट करता है? जवाहरलाल नेहरू जी। वेरी गुड। और मोहित सर बताएंगे भी से कौन है? वल्लभ भाई पटेल। और सचिन सर बताएंगे पी से क्या है? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है चलिए, तो जेवीपी कमेटी ने भी क्या किया? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी जेवीपी कमेटी ने। इसके बाद 1953 में पोटी श्री रामुलु के द्वारा क्या किया जाता है? आमरण अनशन किया जाता है। 53 दिन के बाद उनका निधन हो जाता है। उनके निधन के तुरंत बाद आनंद फान में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। आनंद फान में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 56 दिन बाद डेथ हुई थी। 56 दिन बाद, ओके ठीक है सॉरी। तो 56 दिन बाद उनका डेथ हो गया, तो फिर तुरंत आनंद फान में क्या किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया गया और तुरंत बाद एक कमेटी बनाई जाती है। इसकी अध्यक्षता में हृदयनाथ कुंजरू। जिस साल एक्ट आया था उतने दिन उनका निधन। फजल अली की सुनिए सॉरी गलती हो गया। हृदयनाथ कुंजरू उसके सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू उसके सदस्य थे और साथ में फजल अली अध्यक्ष थे। ठीक है 56 नहीं 56 में रिपोर्ट सबमिट किए थे। सुनिए सर दिसंबर 1953 में बनी थी और फिर 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी इसमें। जी अभी मैं बताने जा रहा था। सुनिए 1953 में, पहले रुकिए सुनिए क्लियर समझिए। पहले 1953 में भाषाई आधार पर पहली राज्य गठन होता है आंध्र प्रदेश और उसके तुरंत बाद ये कमेटी बनाई जाती है फजल अली की अध्यक्षता में। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में बनती है, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू और के एम मुंशी 2 सदस्य थे। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू और के एम मुंशी 2 सदस्य। के एम पनिक्कर मुंशी कहाँ रहा बार बार? के एम पनिक्कर है। ठीक है, ये 3 सदस्य मिलकर फिर 1953 में बनती है। 1955 में क्या करते हैं? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 1955 में क्या करते हैं? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन का क्रम चलता है लगातार। ठीक है, जो ये कमेटी है फजल अली कमेटी ने कितने राज्यों के गठन की सिफारिश की थी? कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश गठन की सिफारिश की थी? कौन बताएगा? जी मोहित सर बताइए। 14 रुक जाइए सर, रुक जाइए। विवेक सर आप बोले थे, पहले बोलिए कितने राज्यों की सिफारिश की थी? विवेक सर आप बोल रहे थे, बोलिए। विवेक सर या सौरभ सर कौन बोल रहा था? 14 और 6 14 रमेश सर बताइए क्या ये सही है? सर सही है। और कितने राज्य गठन किए गए थे रिशु मैम? सर इससे सर ये गलत है सर। 16 राज्यों और 3 यूटीज की सिफारिश की थी सर उन्होंने। अभी मैं वही कंफ्यूज करा रहा हूँ सबको ना, रुके रहिए। तो हम इसलिए कंफ्यूज कराना चाह रहे हैं कि मतलब हम पहले ही इसको क्लियर किया गया था जब शुरुआत में पढ़ाया रहे थे क्लास,
उसी समय क्लियर किया गया था। 16 और 3 की सिफारिश की गई थी। भारत सरकार हमेशा सिफारिशों को मानती नहीं है, ये परंपरा रही है, प्रथा रही है, सिफारिशें जो कमेटियां करती हैं उसको मानी नहीं जाती है। 16-3 की सिफारिश थी, 14-6 बनाया गया, ठीक है। 16-3 की सिफारिश थी, यानी 16 राज्य 3 यूनियन टेरिटरी बनाने की सिफारिश थी। सरकार ने नहीं माना, 14-6 बनाया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, ठीक है। क्लियर कर लीजिए, अभी से कंफ्यूज मत होइएगा। 14-6 बनी थी, 16-3 की सिफारिश थी। क्लियर है सभी का? जी सर। हाँ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एग्जाम में गलत हुआ तो उठक बैठक करा देंगे, सबको वही याद रखिएगा। जब ऑनलाइन क्लास लेंगे ना, जो गलत करेगा ना तो वहीं उठक बैठक कराएंगे, जो देखेगा वो भी कहेगा कहीं उठक बैठक कर रहा है ये लड़का। ठीक है, जब कंफ्यूज हो जाइए तो याद रखिए कि हम जब अगर इधर उधर घुमाए तो इसका मतलब है क्या, समझिए कंफ्यूजन तो कुछ है, तभी घुमा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ओके, ठीक है। फजल अली कमेटी जो 1953 में बनी थी, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आता है, राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की जाती है। इसमें जो सिफारिश की थी फजल अली ने, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठन करने की सिफारिश की थी, लेकिन भारत सरकार इनकी सिफारिशों को हूबहू नहीं मानती है। कुछ संशोधन के साथ, कुछ अपने दिमाग के साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करती है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करती है। उसके बाद 1960 में जो राज्य बनता है वो गुजरात बनता है, फिर बनता है नागालैंड, फिर बनता है हरियाणा, फिर बनता है मणिपुर ना, गुनाहई मत्री में त्रिपुरा, मेघालय, गुनाहई मत्री में हिमाचल भी है। सुनिए सुनिए गुनाहई नहीं, यूटी था, सही बता रहे हैं सर। रुकिए मैं बता रहा हूँ ना, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुनाहई मत्री में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिमी अरुगो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, सिमी अरुगो, ठीक है, गुनाहई मत्री में सिमी अरुगो, ठीक है, सिमी अरुगो, छौझा, ठीक है, मिजोरम, फिर छऊझा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छौझा तेलंगाना, फिर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। तो ये राज्यों के राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम से जो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है, और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019 में 5 अगस्त को। कब आया था? 5 अगस्त को, और ये लागू हुआ 31 अक्टूबर से। कब से लागू हुआ है? 31 अक्टूबर से। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ जाए। चलिए, तो भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त कर दिया गया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है, जो कि कहां पर है? पेरिस में है, ठीक। इसने भारत के पोल्ट्री क्षेत्र को एवियन इन्फ्लुएंजा से क्या कर दिया है? मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व अंडा दिवस के अवसर पर 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अंडा दिवस। क्या मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अंडा दिवस, ठीक है। और एवियन इन्फ्लुएंजा पक्षी से होने वाला जो फ्लू है, एक प्रकार का विषाणु से संक्रमण वाली बीमारी है। किससे? विषाणु से होने वाला बीमारी है, ठीक। चलिए, यहाँ तक सभी का क्लियर है? सर जी मैम। सर, जो अंडा दिवस होता है सर, वो अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को होता है, जो इस बार 11 अक्टूबर को था। अच्छा, तो मैम, अच्छा ठीक है, अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को। जी सर, इस बार 11 अक्टूबर को था। ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। 13 यहाँ पे 13 दिया था, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। अक्टूबर के 2023 का। हाँ, ठीक है, वो दूसरा शुक्रवार ही होगा, उस समय दूसरा शुक्रवार पड़ा होगा। अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को अंडा दिवस, ठीक है। आलू दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई है? आलू दिवस हैंडल कीजिए जी। निधि मैम बताइए। मैम आपकी आवाज नहीं आई है। 30 में। और अंतर्राष्ट्रीय मार्कफोर्ड दिवस कब मनाया जा रहा है नितिन? सर 24 मई। 24 मई। और एक दिवस और कोई मनाए जाने की घोषणा हुई है, क्या नाम था? आलू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। हाँ, खेल दिवस क्यों? आलू दिवस था सर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाना था? 11 जून। आलू दिवस भी था, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। आलू भी था, और वो भी था, वो संविधान, वो अंतरिक्ष वाला।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। वो तो 23 अगस्त तो पिछले साल से घोषणा हो गई थी। ठीक है, इस बार की घोषणा की बात हो रही है। अरे सर, एक है AI प्रशंसा दिवस, एक है हैदराबाद मुक्ति दिवस। ऐसे हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को था। ठीक है, AI प्रशंसा दिवस कब? 16 जुलाई। AI प्रशंसा दिवस 16 जुलाई हो गया। ठीक है, चलिए लगभग सबको याद है, लगभग सभी चीजें याद है। चलिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्लान किएगा। एक काम करें, इसको रोक दें क्या आप? थोड़ा आइए कोड में खेला जाए, खेल वाली परदेसी पे आइए। तो बहुत हो गया फैक्ट पढ़ते पढ़ते, आइए कोड खेला जाए, तब थोड़ा सा मन इधर उधर होगा। कहाँ पे सर? बता रहे हैं सर, रुक जाइए। पेज नंबर 207 पे आइए। पेज नंबर 207। पहुंच गए सब लोग पेज नंबर 207 पे? चलिए, पेज नंबर 207 पे पहुंच गए हैं, तो हम शुरू करते हैं। इसको देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये क्रम है लाइन से। ये क्रम क्या है? लाइन से है, और इनको इसी क्रम से याद करना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले रहेगा, फिर फ्रेंच ओपन याद करना है, फिर विंबलडन याद करना है, फिर यूएस ओपन याद करना है। ठीक है, उम्मीद है कि फ्रेंच ओपन से संबंधित या ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित विंबलडन से इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण जो महान खिलाड़ी हैं, जिसमें से रोजर फेडरर और राफेल नडाल, दोनों लोगों ने क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया। ठीक है, सर एक बार पेज नंबर बता दीजिए जरा। पेज नंबर 207। चलिए, पेज नंबर 207। तो अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर है, इटली के। जैनिक सिनर कहाँ के? इटली के हैं। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? रूस के हैं। अब देखिए, पहले तो हम कोड क्या बनाते थे? विजेता और उपविजेता बनाते थे, लेकिन 2021 का जो प्रश्न आया था, 2020 या 21 का जो पेपर था, उसमें पूछ लिया था उस खिलाड़ी से संबंधित देश, उस खिलाड़ी से संबंधित देश पूछ लिया था, जो कि 9 ध्यान देने की वजह से मेरा गलत हो गया था। उसके बाद से कहते हैं ना कि अंधे की राती एक बार हिलाती है, दूसरी बार वो पकड़ के बैठा रहता है। तो दूसरी बार से हम यही कहिए कि पूरा बना के चलो, पूछे जो पूछना है। ठीक है, आपको यही थी सर। कौन? यही बारबोरा क्रिस्कोवा। बारबोरा क्रेजिस्कोवा, हाँ, बारबोरा क्रेजिस्कोवा यही पूछे। बारबोरा क्रेजिस्कोवा थी, हाँ यही तो था। ठीक है, सब पढ़वा यही था ना, आवाज नहीं जमे फिर बच्चा जोशी। कोड तो वही था, लेकिन वो उस समय गलत, उस समय नहीं पढ़ा गया था कोड को। चलिए, अब इसको देखिए, AEC बनाइए पहले। AEC कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस कोड याद रखिएगा, ये नाम उम सब छोड़ दीजिएगा। AEC मेरू, AEC मेरू, AEC मेरू, बेस किच्ची, किट्टी पार्टी होती ना, तो उसी बना लीजिए बेस किच्ची। AEC मेरू, AEC मेरू, बेस किच्ची। कुछ मत याद कीजिएगा, बहुत ज्यादा अगर ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, AEC मेरू, बेस किच्ची, इतना याद करके जाएंगे एग्जाम में। भूपेंद्र सर, कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए सर एक बार डिकोड कर दीजिए। मैम, कर रहे हैं, बिना डिकोड के नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बार डिकोड हो जाएगा ना, आप मतलब एकदम निर्भीक होकर जाइए, एग्जाम में मार के चलिए आंसर। ठीक है, देखिए, A से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, E से हो जाएगा इटली के निवासी हैं सिनर। इटली के निवासी कौन है? सिनर। तो EC ने जीता है, EC ने जीता है मेरू को हरा के, यानी डेनियल मेदवेदेव हैं रूस के, डेनियल मेदवेदेव हैं रूस के हराने। देखिए, पहला जो अक्षर आएगा वो विजेता देश और विजेता के विजेता को संदर्भित करेगा। जो दूसरा आएगा मेरू, यानी जो उप विजेता है उसको, और जो आगे आएगा तीसरा चौथा, वो महिला में विजेता कौन है और उप विजेता कौन है महिलाओं में। ठीक है, तो EC यानी इटली के हैं सिनर, जीते हैं किसको हरा के? डेनियल मेदवेदेव को हरा के। बेस यानी बेलारूस के हैं सबालेंका, बेलारूस की कौन है? सबालेंका है।
किच्ची यानी किनवेन झेंको आई है चीन की, किनवेन झेंको आई है किसकी, चीन की। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट देखना है, रोहन बोपन्ना जो है मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर किसको हरा दिए हैं, बाबा को, किसको हराए हैं, बाबा को। ठीक है, इसको बना सकते हैं एबो। ठीक है, इसी में जोड़ दीजिए नीचे, उसको मतलब इस कोड के साथ नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है एब, ये ना, मैं रोई, मैं रोए, मैं रोए बाबा, मैं रोए बाबा। ठीक है, मैं रोए बाबा, मैं रोए बाबा। क्लियर है ये, आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा, आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। क्लियर है सभी को। अभी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही 3 दिन बोल लेंगे और एग्जाम में आपका जब सही होगा तो आपको लगेगा सर ये बहुत अच्छा आसान था, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते हैं हम लोग, कहाँ गलती होती, बहुत गलती होती है इसमें, मतलब कितना भी याद करके जाए कंफ्यूजन बहुत होता है कि कौन कहाँ पे था। ठीक है, इसलिए कोड रहेगा तो अच्छा रहेगा। आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। सभी लोग लिख चुके हैं, तो एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं 2-4 लोगों से पूछ लूं कि पढ़वा दूं। पढ़ने का सबका क्रम हो चुका है। मनीष सर आप पढ़िए। सर ये मैं रोए बाबा क्या है, इसको चलता अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पहले मनीष सर पढ़िए आप। आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। बीरेन्द्र सर आप पढ़िए। आई सी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। नितिन। आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। हाँ, नूतन मैम। सर आई सी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। ऐश्वर्या मैम, सॉरी अर्चना मैम आप पढ़िए। अर्चना मैम। एकता मैम आप पढ़िए। सर पढ़ रहे हैं। अच्छा, आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। ठीक है, एकता मैम। जी सर, आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। नीलिमा मैम। बेस किच्ची मैं रोए बाबा। रिशु मैम। रिशु मैम। सर मैंने ना अपने पहले से ही सब कोड अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर रुचि मैम आप पढ़िए। साक्षी मैम। चलिए सर आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। अब देखिए, रोहित सर अभी बोल रहे थे मैं रोए बाबा, यानी देखिए मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना जो हैं पुरुष युगल के जो विजेता हैं। ठीक है, और उप विजेता कौन है, बालेली और बाबा सोरी, बालेली और बाबा सोरी जो है उप विजेता हैं पुरुष युगल में। क्योंकि ये भारत से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रश्न अगर यहाँ अंदर घुसेगा तो बना सकते हैं मैं रोए बाबा से। ठीक है, क्लियर हो रोहित सर। जी सर। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। आपको नीचे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप कहीं इसको नोट करिएगा, उसी को 3-4 बार, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र है वैसे आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा, आ इसी मेरू बेस किच्ची मैं रोए बाबा। ठीक है, अब आ जाइए फ्रेंच में। फ्रेंच में क्या हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा फ्रेंच कास्पे। ठीक है, फ्रेंच कास्पे लिखिए, फ्रेंच कास्पे यानी कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। फ्रेंच कास्पे, ठीक है, फ्रेंच कास्पे ज्वेरेव, ज्वेज, फ्रेंच कास्पे ज्वेज, स्वेज नहर से ज्वेज बना लीजिए, फ्रेंच कास्पे ज्वेज। वैसे स्वेज भी लिख सकते हैं, लेकिन स्वेज लिखने से बढ़िया ज्वेज लिख लीजिए, स्वेज से जुड़ा हुआ ज्वेज। ठीक है, प्रदीप सर कुछ बोलना है क्या आपको, रमेश सर, प्रदीप सर। चलिए ठीक है, तो फ्रेंच कास्पे यानी फ्रेंच कास्पे ज्वेज, फ्रेंच कास्पे ज्वेज पोई। ठीक है, पोई, पोई, पोईगा ऐसे बनाइए, पोईगा, ईगा इसलिए बना क्योंकि इटली नीचे आ रहा है, पोईगा पाई, पोईगा पाई, पोईगा पाई, फ्रेंच कास्पे ज्वेज पोईगा पाई, फ्रेंच कास्पे जो ज्वेज पोईगा पाई, फ्रेंच कास्पे ज्वेज पोईगा पाई। क्लियर है सभी का, अगर किसी का छूट गया फिर से बोल दें। फ्रेंच कास्पे ज्वेज पोईगा पाई, फ्रेंच कास्पे ज्वेज पोईगा पाई।
ठीक है, क्लियर है? चलिए अलके सर आप पढ़िए। हाँ ठीक है, देवव्रत सर आप पढ़िए। अमित सर। फ्रेंच कास्पे ज्वेज पोइका पाई। पाई ठीक है। अंशु मैम आप पढ़िए। अरुण सर। अरुण सर चलिए ठीक है, अब लिखिए विंबलडन का। अब किसको लिखिए? विंबलडन का। ठीक है, विंबलडन में क्या हो जाएगा? वी कास्पे जोस। विंबलडन का क्या हो जाएगा? वी कास्पे जोस। वी कास्पे जोस। जोकोविच है कहाँ के? सर्बिया के हैं। जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के। वी कास्पे जोस बाचे पाई। बाचे पाई। बारबोरा क्रेजिस्कोवा हो जाएंगी। बारबोरा क्रेजिस्कोवा बाचे पाई। पाई ठीक है। रिपीट करिए एक बार। वी कास्पे जोस बाचे पाई। वी कास्पे जोस बाचे पाई। हो गया? विवेक सर आप बोल रहे थे, एक बार पढ़ के आप बता दीजिए। हो गया आपका? तो वी कास्पे जोस वाचे पाई। कास्पे है सर, कास्पे। वी कास्पे। हाँ वी कास्पे जोस वाचे पाई। नितिन। वी कास्पे जोस बाचे पाई। बाचे पाई। निधि मैम। निधि मैम। नीलिमा मैम आप पढ़िए। वी कास्पे जोस बाचे पाई ठीक है। चलिए आसान है कि नहीं? मतलब कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? बहुत ज्यादा कठिन रहा है? नहीं सर ठीक है। चलिए थोड़ा सा टफ लगता है जी सर। ऑस्ट्रेलियन ओपन में केवल युगल लिखा है ना? केवल युगल एक में लिखा है ना? बस एक में। वही चूंकि भारत से जुड़ा हुआ है ना, तो वो पूछ सकता है। क्योंकि एक बार वो जीती, सानिया मिर्जा जुड़ी हुई थी। ठीक है, जीती हुई थी, उससे संबंधित पूछ के बैठा था। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान में रखनी हमको। यूएस ओपन में बस वही है चीज, बना लीजिए ईसी। तो यूएस ईसी बनाइए, वही यूएस ईसी। यूएस ईसी ठीक है। यूएस यूसी यू टेलर। यूएस ईसी यू टेलर बना लीजिए। यूएस ईसी यू टेलर बेस बेलारूस की सवा लंका है। फिर है यूएसजेसी। यूजेसी बना सकते हैं, यूजेसी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट किसका पूछने की संभावना है मैं बता दूं। अगर देश कहीं से घुमाएगा तो टेलर फ्रिट्ज का पूछ सकता है, जेसिका पेंगुइला को पूछ सकता है। रिपीट कर दीजिए। क्या सर? अच्छा यूएस का लास्ट वाला यूएसईसी यू टेलर। यूएसईसी यू टेलर। यूएसईसी ए टेलर। यू टेलर बेस यूजेसी। बेस यूजेसी। बेस यूजेसी। बेस यूजेसी। बेस यूजेसी। सभी का क्लियर है? चलिए अब इसलिए इसको पहले लिखा दिए हैं क्योंकि इसको आपको 2-4 दिन लगातार जब पूछेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, इससे आने की संभावना ज्यादा रहती है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। सभी लोगों को